32, 33, 33 के बाद 34, 34 लेक्चर होगा क्योंकि डीमेट अकाउंट वाला लगा होगा। सुनो, एफडीआई क्या हो, एफपीआई क्या हो। जब एफडीआई हमारे देश में आगा ना, सबसे पहली खास बात एकदम तुरंत नहीं आने का एफडीआई। एफडीआई को आने में समय लगने वाला, जो एफडीआई होगा उस आने में समय लगेगा। बहुत सारे सवाल पूछूंगा आज, बहुत टेक्निकल साइड स्टार्ट होने वाला, ध्यान से समझ लो, मेन चीज़ समझने वाला हूँ एफडीआई और एफपीआई की। समझ में, बहुत टेक्निकल साइड है और यहाँ तो बहुत सारे सवाल पूछे हुए पेपर में। ठीक, एफडीआई है ना, जो एफडीआई की खास बात होगी, इसे ना आने में समय लगेगा। आने में क्या लगेगा, समय लगने वाला, आने में समय लगने वाला, आने में क्या लगने वाला, और एकदम नहीं आता है। एफडीआई वाले एकदम नहीं आते हैं, धीरे धीरे करके आते हैं। और ये खास बात, जितने धीमे धीमे करके आगे नहीं, उतनी धीमे धीमे करके जाएंगे भी। समझ पाए बात, मैंने कहा जितने जितने धीरे धीरे आगे नहीं, इतनी लंबे समय तक। क्योंकि किसी देश में इनका जो इरादा होगा आने का, इनका बेजुबान देश में जो आने का इरादा होगा ना, इनका लॉन्ग टर्म आने का इरादा हो। बताओ, वोडाफोन की कंपनी भारत के अंदर आई, समझ, जब उसने व्यापार करना चाहोगा, बिजनेस करना चाहोगा, क्या वह 1 साल के लिए आई थी या 2 साल के लिए आई थी? अगर 1 साल का कम के लिए आती है ना, तो हम शॉर्ट टर्म गेन्स की कैटेगरी में रखते हैं, शॉर्ट टर्म्स गेन एसिड्स की कैटेगरी में। आए समझ में? अगर हम कोई कंपनी अगर 1 साल से ज़्यादा टिक रही है हमारे यहाँ देश में आगा, तो समझ जाओ उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में रखते हैं। तो कितनी कैटेगरी होगी, 2 कैटेगरी होगी। तो इतनी तो खास बात है कि जो एफडीआई वाले आने वाले, वो बात अलग है, किसी के साथ कोई घटना घट गई हो। समझे, जैसे एलन मार्क्स, वो अपना स्टारलिंक नाम की कंपनी लेकर चलाया था। जितनी भी तुम देख रहे हो ना, जियो का देखा होगा तुमने सिम, एयरटेल का, वोडाफोन का देखा होगा। इन्हें एक टक्कर देने के लिए कंपनी आ रही, उसका नाम है स्टारलिंक। और जो स्टारलिंक कंपनी ना, वो एलन मार्क्स की कंपनी है, जिसके मालिक का नाम, जिसकी दूसरी कंपनी स्पेस एक्स भी है। जो एलन मार्क्स है ना, एलन मार्क्स ऐसा लेकर आ रहे, अब तुम किसी टावर, भारत के अंदर किसी एक भी टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ने की। सैटेलाइट की जगह पृथ्वी के बाहर सैटेलाइट घूमते रहेंगे, उनसे ही नेट पहुंचाएंगे। हालांकि भी 40 देशों में इस तरह का नेट पहुंचा चुके। और 5G की बता रहा हूँ तुम्हें, पिछली बार 2021 में थे, उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग भी करनी स्टार्ट कर दी थी। बॉक्स बंटेंगे, उन बॉक्स तो इंटरनेट मिलेगा तुम्हें। आज समझ, तो फिर बॉक्स वापस करने पड़े, क्योंकि भारत सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले तो भारत सरकार ने अनुमति दे दी, तुम आ जाओ, भारत में आपका स्वागत है। और जो जियो है ना, एयरटेल है, इनके दाम तुरंत घटने वाले हैं। इनके शेयरों के दाम भी तुरंत लगातार घट जाएंगे, गिर जाएंगे इनकी कंपनी के दाम। समझ में आया बात? अभी भारत में वाले स्टारलिंक नाम की कंपनी आ रही। तो ये जो आने वाले, तो ये शॉर्ट टर्म्स आएंगे कि लॉन्ग टर्म आएंगे? उनका इरादा लंबे समय तक टिकने का होगा, ठीक है। लेकिन बेनिफिट भी देंगे भारत को बहुत भयंकर तरीके से। इनका ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म भारत को बेनिफिट देंगे। और जब भी आएंगे तो खाली हाथ तो आने के लिए डॉलर लेकर आएंगे। इनके आने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जो भारत का फॉरेक्स होगा वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इनका जो इनकी वजह से जो एफडीआई वाले, इनका आना जितना आने में समय लगेगा, इतना ही जाने में समय लगेगा, इतना ही जाने में समय लगेगा। जाने में भी समय लगता है, जाने में भी समय लगता है, खास बात होगी। अब थोड़ा उनके बारे में बातें कर लो, वरना नाराज हो जाएंगे कि हमारे बारे में बातें नहीं करी। आया समझ में? इनके बारे में अब तक तुम इनके बारे में जान रहे, इनके बारे में कौन नहीं जानता। ये लॉन्ग टर्म, ये धीरे धीरे आते हैं। ये नहीं पता कब तुम्हारे देश के अंदर एंट्री मार जाएंगे और कब चले जाएंगे। इन्होंने तो पूरी दुनिया को अस्थिर बना कर रख दिया। 1992 में आने को, ये जो नीति आई थी हमने, ये लागू करी 1991 में। यह नीति हमने कब लागू करी भारत के अंदर? 1900। जो एफपीआई वाले हो, समझ रहे हो तुम, एफपीआई वाले का कौन सा क्या है? आया समझो, भारत सरकार ने इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए, क्योंकि भारत के शेयर भी तो इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं जाकर, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए इनके लिए गेट खोल दिए गए। भारत की शेयर मार्केट के लिए गेट खोल दिए गए एफपीआई की जो पॉलिसी है हमारी। लेकिन ये इतने खतरनाक है ना, इतने खतरनाक हैं, जब आते हैं ना किसी देश के अंदर, ये आते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए आते हैं। कैसे आते हैं? शॉर्ट टर्म्स के लिए कैसे आते हैं? और जाते भी जितनी जल्दी आएंगे ना, इतनी जल्दी चले जाएंगे। आज समझो, तो तुम बताओ, इनको भरोसा करना चाहिए? ये आगे जब भी तुम्हारी इकोनॉमी, जब तुम्हारा इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होगा। अगर तुम्हारा इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा होगा ना, इसका मतलब क्या होगा, ये तुम्हारी इकोनॉमी की तरफ नहीं जाने, ये सबसे पहले लोग होंगे। तुम्हारा इकोनॉमी की हालत खस्ता हो चुकी है ना, तुम्हारा इकोनॉमी बर्बाद होने वाला, ये सबसे पहले लोग हैं जो तुम्हारा देश छोड़ के चले जाएंगे। आया समझ में? अब बताओ, ये अच्छे की बुरे? ये सबसे पहले लोग,
जो भारत के अंदर आने वाले, वो भारत के अंदर आने वाले और तुम्हारा देश छोड़कर जब तुम्हारी भारत की हालत खराब हो जाएगी, जब भारत की हालत अच्छी होगी, जब पैसा डाल लेंगे जबरदस्त मात्रा में। अगर इन्हें पता लगा नहीं भारत की हालत खस्ता होने वाली, भारत बेकार होने वाला, ये पहले लोग ऐसे जो वहां से अपना पैसा निकाल लगे और फॉरेन मार्केट में चले जाएंगे, सबसे पहले ही भागेंगे। आया समझ में? ठीक, तो इसका मतलब ये सबसे पहले जानते हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए सबसे पहले देश से जाते हैं। जाते नहीं जाते हैं? और जब जाते होंगे तो पैसा बहुत मात्रा में निकालते हैं, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर फर्क पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? और जब पैसा डालते हैं तब भी फर्क पड़ता होगा। जब तो इन्होंने पूरी मार्केट को फ्लक्चुएट कर दिया, पूरी दुनिया की मार्केट को अस्थिर बना दिया। जब पूरी दुनिया मंदी होगी तो ये गोल्ड में चले जाते हैं। बड़े भयंकर लोग यार ये तो। ये देश के किसी कोने में बैठे, कोई भी हो सके, तुम डीमेट अकाउंट खोल लो, तुम्हारा भी नाम एफपीआई के अंदर होगा। समझ नहीं बात है? तुम डीमेट अकाउंट खोल लो, तुम्हारा भी नाम एफपीआई के अंदर होगा। समझ में आया बात ये? अब बताओ, ये भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए आगे, अगर भारत का इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो तुम्हारे देश में आगे, अगर तुम्हारे देश का हालत खराब होगा, ये पहले होंगे जो तुम्हारा देश छोड़कर जाने वाले। ये इनकी खास बात होगी। इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये आगे तुम्हारे देश में जब तुम्हारा इकोनॉमी अच्छा होगा, और जब अगर तुम्हारा इकोनॉमी जरा सा भी खराब है ना, इन्हें थोड़ी सी भनक लगी ना, सबसे पहले लोग जो तुम्हारे देश की, इन्हें तुम्हारे देश को कोई दूर दूर तक में मतलब नहीं है। समझ में आया बात? ये भी बेनिफिट कमाने आते हैं, ये भी बेनिफिट कमाने आते हैं, आते दोनों बेनिफिट कमाने, लेकिन ये पहले देश है जो तुम्हारे देश छोड़ कर निकल जाते हैं। अब तुम्हें बताओ, तुम्हें इनसे नफरत होगी, इनसे नफरत होगी, सीधी सी बात है। एफडीआई से? अच्छा, मैंने कहा कोई अलग जवाब आ रहा हो। इधर एफपीआई से नफरत होनी चाहिए। समझ में आई बात है? क्यों? इन्होंने तो हमारे देश की स्थिति करके मार दी। समझ में आई बात है? इसलिए तो भारत सरकार पर आरोप, जो मनमोहन सिंह की सरकार, उस पर आरोप लगा जाते हैं, इन आने की अनुमति दी क्यों, देते क्यों ना? फिर बाहर की मार्केट तो तुम पैसे कैसे इकट्ठा करके लेकर आओगे? समझ नहीं बात? अनपढ़ लोगों की तरह बिहेव मत करो बिल्कुल भी। इन्हें तो आने की जब हमने अनुमति दी, समझ में आया बात है? आने की अनुमति दी तो जब तुम्हारा मार्केट फ्लक्चुएट करना स्टार्ट हुआ। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600-650 के प्लस है। क्यों? कारण यही तो, एफपीआई वाले तेजी के साथ आ रहे, तेजी के साथ जा रहे, एफडीआई वाले भी तेजी के साथ आ रहे, तेजी के साथ जा रहे। लेकिन जब ये पैसा निकाल कर लेकर जाएंगे, ये जितनी जल्दी आएंगे इतनी जल्दी आएंगे, ये खतरनाक है तुम्हारे देश के लिए। तुम्हारे विदेशी मुद्रा भंडार में पल भर में खाली कर देंगे। आज मैंने तुम्हें बताया था 2013 जब एक वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छी मोड में नहीं आया था ना, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट गया था $30 बिलियन से, तुरंत 270 पर चलाया था। उदाहरण दिया था नहीं दिया था? अब मैंने कहा ये पहले जिन्होंने तुम्हारी मार्केट को अस्थिर बना कर रख दिया, और ये दूसरे नंबर पर ये साइड में ये आते तुम्हारे देश में लंबे, इनका जो इरादा हो ना तुम्हारे देश में लंबे समय तक टिकने का हो, जो एफपीआई ये हो ना एफडीआई वाले, इनका जो इरादा होगा तुम्हारे देश में लंबे समय तक टिकने का होगा। ये शॉर्ट टर्म से नहीं आते, लॉन्ग टर्म आते हैं तुम्हारे देश में। समझ में आया बात है? कैसे आते हैं? ये तुम्हारे देश में लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं और परमानेंट इनका इरादा आता है टिकने का। समझ में एक बात है? जाएंगे भी तो 50-60 साल 70 साल के बाद जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं तुम तो बताओ, अच्छा कौन है, एफडीआई वाले कि एफपीआई वाले? अभी तुम्हारे हिसाब से बताओ, एफपीआई वाले? एफपीआई वाले कैसे अच्छे हो गए? अच्छे कौन है? इन्होंने तुम्हारी ऐसी तैसी करके मार दी। अब तुम्हारे लिए तुम अच्छा कौन है जो तुम्हारे देश में लंबे समय तक तुम्हारे विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा कर रखा? एफडीआई वाले। अब तुम्हारा प्रश्न का उत्तर चेंज हो जाएगा। समझ में एक बात है? अब सुन लो, जो प्रश्न पूछा मैंने पूछा तुमसे कि बेहतर कौन, ये मेरा प्रश्न कि बेहतर कौन, बस ये पूछना तुमसे, एफडीआई या फिर एफपीआई। ठीक, और जितना डाटा मैंने समझाया ना उसके लिहाज से सब ने ये बोला कि एफपीआई तो बहुत बेकार है। आया समझ में? जितनी जल्दी निकाल रहा, जितनी जल्दी लेकर आए ना उससे पहले निकाल के चल दिए, ये तो बहुत खराब है, आई डोंट लाइक। ठीक, उसके बाद एफडीआई वालों को तो हमारे मन में गदगद हो रही होगी, यार इन्हें लवी बोलने का मन कर रहा होगा, होता नहीं इस तरह? मतलब बात तो भाई है, तुम्हारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बना रहे, अंदर तो आंतरिक भाव आ रहा होगा, आ जाओ भाई थाली लेकर तुम्हारी आरती उतार रहे हैं एफडीआई वालों की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बनाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ाएंगे, लेकिन कहा जाता है ना ये तुम्हारे देश के लिए सबसे खतरनाक है एफडीआई वाले। पूछो क्यों? पर्सन आ रहा होगा दिमाग में कि ऐसा क्यों हो कि हमारे देश के लिए इतने खतरनाक है। ये इंसान नहीं है, आए समझ, जहर है, जहर। क्या है? समझ में बात है? उस नागिन की तरह है, एक बार डसेगी तब भी जहर चढ़ेगा और दूसरी बार डसेगी तब भी जहर चढ़ेगा।
समझ में आया बात है? अब समझ लो इसके बारे में। जब इनका जाना शुरू होगा, ये आएंगे तुम्हारे देश में एक बार, ये आएंगे कि कितनी बार? एक बार आना होगा इनका, एक बार। लेकिन जो पूंजी लेकर जाएंगे ना, पूंजी लेकर जाएंगे, इकट्ठा करके लाभ कमाएंगे, पूंजी ले जाएंगे बार बार। आए एक बार, पूंजी ले जाएंगे बार बार। आज इन्होंने लाभ कमाया तब पैसे लेके चले गए, फिर लाभ कमाया तब पैसे लेके चले गए, फिर लाभ कमाया तब पैसे लेके चले गए। सारा पैसे इकट्ठा करेंगे। अगर वोडाफोन की कंपनी तो ब्रिटेन में पहुंचागी, अगर वोडाफोन की कंपनी तो पैसा कहाँ पहुंचागी? ब्रिटेन के अंदर। कहाँ? अब बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? वोडाफोन की कंपनी पैसा कहाँ पहुंचागी? ब्रिटेन। कोको कोला पेप्सी कहाँ पहुंचागी? अमेरिका में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये बताओ, ये इस आए थे एक बार, और जो पेप्सी कोक आज भी पैसा कमा रही कंपनी, और पैसा कहाँ लेके जा रही? बाहर। दादा भाई नौरोजी की बुक, पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर जो थे वो होगा पहले चैप्टर में, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें बताया गया कि भारत में धन की निकासी हुई, भारत निकाला गया धन अंग्रेजों के द्वारा और इंग्लैंड भेजा गया। उसमें ही तो बताया गया, आया समझ में? और आज उसकी स्थिति आज भी भारत में देखी जा सकती है। तो हम भी तो यही काम कर रहे हैं। बस वे आए थे चोरी छिपके, थे ये भारत की सरकार की नीति के तहत आ रहे। तो उनमें फिर इनमें अंतर क्या है? तो जो भारत सरकार के जो विपक्ष में बोल रहे, नहीं तो बोल रहे कि भारत सरकार ना आज भी अंग्रेजों का आगमन हो रहा है, तो देश के अंदर अंग्रेजी कंपनी का आगमन नहीं हो रहा। अमेजन भारत की थोड़ा ही है, आया समझ? तुम्हें सर्विस दे रही, सारा पैसा कहाँ लेके जा रही? बाहर लेके जाएगी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं था? उसके बाद ये बताओ कि आए एक बार और पूंजी ले जाएंगे बार बार, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। एक दिन ऐसा होगा, ये तुम्हारे देश में से इतना पैसा निकाल कर लेके जाएंगे, भारत के उद्योग धंधे ठप कर देंगे, और ये ना वहां तक तुम्हारी जेब खाली करके लेके चले जाएंगे, और तुम्हें भी नहीं पता तुम्हें कितना खाली कर देंगे। एक दिन इतना पैसा लेकर, और पैसा लेके जाएंगे लॉन्ग टर्म, आए सिर्फ एक बार, पैसा कमाएंगे बार बार। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो इसका मतलब ना तो ये बेहतर ना ये बेहतर, और गेट हम बंद नहीं कर सकते। तो सुझाव क्या होगा? अगर ऐसा सवाल इंटरव्यू पूछ लिया तो आपके लिहाज से बताओ क्या जवाब होना चाहिए? समझ में आया बात है? क्या करना चाहिए? फंस गए नहीं फंस गए तुम? भाई तुम्हें बताया मैंने, भारत से अंग्रेज आए थे भारत के अंदर, धन लूट कर ले गए। दादा भाई नौरोजी ने अनब्रिटिश रूल पॉवर्टी इन इंडिया में क्या कहा? ये तो कहा कि भारत ना धन की निकासी हुई, धन की निकासी का सिद्धांत दिया उसने, दिया नहीं कि भारत से इतना पैसा भेजा गया, आज इंग्लैंड इतना अमीर है। क्यों इंग्लैंड इतना अमीर? कारण यही तो क्योंकि भारत में धन की निकासी हुई। उस समय उन्होंने भारत का विकास नहीं करा, कच्चा माल ले गए, और कच्चा माल ले लेकर उन्होंने पूरा का पूरा उत्पाद माल में तैयार करा और भारत को बेच दिया, और भारत में धन का निकासी हुई। तो ये भी तो यही कर रहे आर्य भारत के अंदर, लेकिन आर्य भारत सरकार की पॉलिसी के तहत। समझ बात? या वे चोरी छिपके आए थे, घोड़ों पर जहाजों में सेनाओं के युद्ध करते हुए आए थे, ये भारत सरकार की नीति के तहत आ रहा है। आया समझ में? तो फिर उनमें और इनमें अंतर क्या था? कोई अंतर नहीं था। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम है? तक अंग्रेजों ने भारत का पैसा लूटा, ये भारत का पैसा लूट रहे नहीं लूट रहे? और ये ना तुम्हारे देश के लिए बहुत खतरनाक, जिस दिन पैसे लूटना स्टार्ट कर देंगे, इतना पैसा लूटेंगे तुम देखते रह जाओगे। समझ नहीं बात? एक टाइम वो समय आएगा। अभी तो आए तुम्हें तो अच्छा लग रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया, चलो बढ़ गया कोई बात नहीं। और जब निकालना स्टार्ट करेंगे, जब डॉलर लेकर आए तो डॉलर लेकर तो जाएंगे बाहर, रुपया थोड़ा लेकर जाएंगे। गांधी जी का डॉलर लेकर आए नहीं है तो डॉलर लेकर भी तो जाएंगे। इसका मतलब ये भारत का ना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। यो आया समझ में? जो भारत की जो समस्या ना निर्यात आयात की, ये भारत का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब फिर किया क्या जाना चाहिए? मुझे बता दो जरा, हम क्या कर रहे हैं ये बता दो। हम तो कह रहे बार बार हर एडिटोरियल में एक ही बात आती है कि भारत के अंदर निवेश बढ़ना चाहिए, और जो एफडीआई है वो आना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में एफडीआई आना चाहिए। और ये भी बात तुम्हें बताओगी, एफडीआई ना केवल 4-5 राज्यों में सिमट कराया गया, भारत के अंदर हर क्षेत्र में नहीं आते हैं। बिहार में क्यों नहीं गए? बिहार का भी विकास हो जाता। यूपी में क्यों नहीं गए? यूपी का भी विकास हो जाता। समझ? ये कुछ विशेष क्षेत्र में क्यों आते हैं? क्योंकि सिर्फ अपना हित देखते हैं, जहां इन्हें बेनिफिट होगा। उत्तराखंड में क्यों नहीं आए? समझ बात है यार? तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों नहीं आए? उड़ीसा में क्यों नहीं आए? झारखंड में क्यों नहीं आए? पिछड़े इलाके में नहीं आए? क्यों? इन्होंने वहां तो सामान, गुजरात के पास, गुजरात में क्यों आगे? क्योंकि वहां बंदर कहा ना, सामान निकालने में आसानी होगी, ये अपनी सुविधा देखते। कर्नाटक में क्यों आए हैं? कर्नाटक में बंदर कहा ना, आया समझ में? केरल में क्यों आए? बंदर कहा वहां ट्रांसपोर्ट आसान हो जाएगा, वहीं क्यों आए हैं? ये 4-5 राज्य मेरी क्यों है? तमिलनाडु में क्यों आए हैं? क्यों लगा रहे हैं वहां से सारी फैक्ट्री है? ये 4-5 राज्य क्यों है? क्योंकि इनका मकसद ना भारत का विकास करना नहीं है, इनका मकसद बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करने आए हैं। और बिजनेसमैन की एक ही खूबसूरती हो, वो कभी भी अपने प्रॉफिट को लॉस में नहीं डालने का।
समझे, कोई भी बिजनेसमैन हो, दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन, दुनिया में कोई भी मार्केट कंपनी हो, कोई भी मार्केटिंग कंपनी हो, कोई भी कंपनी, सबसे पहले अपना बेनिफिट पहले देखोगी बात। समझ की बात है। मैं आज ऐसे भी दिखा दूंगा तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग में, तुम्हें बैठे बैठे रात रात भर अमीर बना देंगे, ऐसे तुम्हें गाड़ी मिलेगी, ऐसा बंगला मिलेगा, ऐसे तुम्हें हाउस रेंट मिलेगा, आए समझ लो। अब पता कैसे आएंगे लोग, आएंगे ऐसे तुम्हें मर्सिडीज गाड़ी मिलेगी, ऐसे कैसे मिल जाएगी, आगे भविष्य में जा कुछ करना नहीं, इनकम हो जाएगी, ऐसे ऐसे तो सपने दिखाएंगे तुम्हें। और खुद पता कहीं पाएंगे, खुद आएंगे प्लेटिना पा प्लान समझा के जाएंगे, BMW का सपना दिखा के चले जाए। ठीक, तो समझ जाना कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला ही होगा। क्यों, मैं तो बता तो दिया तुम, बिजनेसमैन की क्या खास बात होगी, जो व्यापारी होगा, व्यापारियों की खास बात हो, वे धनतेरस को कभी सामान नहीं खरीदते। भारत का आम आदमी धनतेरस को सामान खरीदता, ये शोषणवादी प्रकृति का शिकार। कोई भी बिजनेसमैन धनतेरस वाले दिन सामान नहीं खरीदने का, जो व्यापारी हो। समझ, दूसरी भाषा में उन्हें बनिए कहते हैं, बनिए। हाँ, हमारे दादा कहानी सुना करते थे, धनतेरस वाले दिन एक भी रुपये का सामान नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उस दिन महंगा हो ना हर सामान। समझ में आ बात यार, इतने खतरनाक हो, समझ में आया। ठीक, इतना बता दो मुझे, समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक। तो ये जब आने वाले हैं तो अब तो तुम्हें पता लग गया, तो बहुत खतरनाक है। FDI चिल्ला रहे थे तुम, FDI चिल्ला रहे थे, सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन बताओ। क्या ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाते हैं? शॉर्ट टर्म्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं बढ़ा सकते। एक समय तो ऐसा आने वाला जिस दिन पैसा निकाल लेंगे, आया समझो। अभी तो बेनिफिट दे रहे, अभी तो आगे एक बार पूंजी लेकर आए, डॉलर बढ़ा देना, डॉलर डाल दिया रुपये की टोकरी में, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़, इतना बात हो। अब तुम सोच रहे होंगे यार सोल्यूशन क्या हो, सोल्यूशन क्या हो, आंसर बता दो बस। अब तुम्हारे दिमाग और दिल में गदगद हो रही होगी, है नहीं, क्या होना चाहिए यार कि FDI वालों को परमिशन दे, FPI वालों को परमिशन दे। परमिशन तुमने दोनों की दे रखी आने की, लेकिन सोल्यूशन क्या होगा? अब तो ये भी हमें ड्रैगन दिखाई दे रहे, आया समझ, ये भी हमें खतरनाक दिखाई दे रहे, ये भी खतरनाक दिखाई दे रहे, उसके सारे की बैठी सत्य नहीं है। ये FDI वाले हो गए, ये कौन है? पूंजी लेकर आएंगे एक बार, लाभ कमाएंगे बार बार, पूंजी का ऐसे ऐसे कैसे कर धन की निकासी होनी शुरू हो जाएगी एक टाइम पर। अभी तो आ रहे तुम्हें, तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए पता? जब भी भारत सरकार को ना, भारत सरकार को ये भारत के अंदर आने वाले, तो भारत सरकार को उन्हीं क्षेत्रों में आने की अनुमति देनी चाहिए जिनमें भारत को निर्यात कर, जो भारत आयात करता है, जो भारत आयात करता है आज भी। पेट्रोल डीजल हम आयात करते हैं, सेमीकंडक्टर हम आयात करते हैं, वे बनाओ भारत के अंदर आ गए। सभी क्षेत्रों में क्यों आ रहे थे? जो भारत पहले से बना रहा, तो उन क्षेत्रों में क्यों बुला रहे हैं ना? केवल उन्हीं क्षेत्रों में बुलाओ ना जहां भारत आयात करता। ये सोल्यूशन होना चाहिए। भारत के अंदर आएंगे तो भारत की समस्या सोल्व हो जाएगी। जो भारत निर्यात करता वहां क्यों बुला रहे थे? भारत के घरेलू उद्योग धंधे चौपट ना हो जाएंगे। समझ में आया नहीं है? तो केवल इन्हें उन्हीं क्षेत्रों में होना चाहिए। मेरा सजेशन है, तुम्हारा भी यही होना चाहिए कि इन ना जो FDI वाले, इन्हें केवल उन्हीं क्षेत्रों में आने की अनुमति देनी चाहिए जहां भारत का आयात आज भी आयात पर निर्भरता ज्यादा। आज भी भारत आयात करते हैं, आज भी खरीदते हैं भारत। अब सोच लो क्या क्या चीज हम खरीदते हैं। सेमीकंडक्टर खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खरीदते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, कच्चा तेल खरीदते हैं अधिक मात्रा में, आया समझ, खनिज खरीदते हैं बहुत अधिक मात्रा में, कोयला खरीदते हैं अधिक मात्रा में। तो जो भी चीज़ हम खरीदते हैं ना, जिस चीज़ का हम आयात करते हैं, तो भारत को कहना चाहिए तुमने केवल उसी क्षेत्र में आओ। भारत की पॉलिसी होनी चाहिए यार। तो भारत सरकार को उन्हीं क्षेत्रों में अनुमति देनी चाहिए। अब भारत करके धीरे धीरे करके सभी क्षेत्रों में FDI को आने की अनुमति देगी। समझ में आया बात है? तो यहाँ तुम अपना सजेशन डाल सको, अपना सुझाव डाल सको। भारत सरकार को उन्हीं क्षेत्रों में केवल आने की अनुमति देनी चाहिए FDI वालों को जहां भारत का निर्यात जहां भारत का निर्यात आज भी बहुत कम है। जिन क्षेत्रों में इसका निर्यात कम होगा तो फिर आयात ज्यादा होगा। आया समझ में? तो केवल उन्हीं क्षेत्रों में आने की अनुमति देनी चाहिए, तब इनका बेनिफिट होगा। आया समझ में? भारत सरकार क्या जो मैं तुम्हें सुझाव दे रहा ना, भारत सरकार इसके लिए तड़पती फिर रही। आया समझ में आया बात? ये उनके वित्त मंत्री को भी नहीं पता। समझ में आया बात? क्या कहने की कोशिश करी जा रही? ये उनके क्योंकि मैं भी एक अर्थशास्त्री हूँ, MA इकोनॉमिक्स पास आउट, मैंने भी वही पढ़ रखा जो उन्होंने पढ़ा होगा। समझ में आया बात? उसने भी पढ़ रखा, मैंने भी पढ़ रखा, उसने भी किताब पढ़ी, मैंने भी किताबें पढ़ी हुई। समझ में आया बात? ठीक। लेकिन उनका माइंड इतना डेवलप नहीं है, क्योंकि मैं भारत के आसपास की सामाजिक समस्याओं से अवगत हूँ, पढ़ता रहता हूँ।
इसलिए जो जहाँ तक मुझे लगा कि मेरा मानना कि इन्हें भारत के अंदर केवल उन्हीं क्षेत्रों में की अनुमति देनी चाहिए जहाँ भारत का आज भी आयात अधिक मात्रा में होता, निर्यात को नहीं, निर्यात प्रोत्साहन। इसलिए भारत सरकार को कहना चाहिए एफडीआई केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू करो जहाँ केवल आयात आज भी बहुत अधिक, आयात पर निर्भरता हमारी अधिक है। बात सही है गलत है? इतनी बात बताओ, अच्छे अच्छे तरीके से लिख देना सारी बातें जो तुम्हें बोल के बताई जा रही है ना, ये क्लास में सब नोट्स में लिख देना बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, क्योंकि तुम्हें यहाँ पता लग चुका। अब एफडीआई के बारे में तुम्हें पता लग चुका। कोई प्रॉब्लम है कहीं बताओ यहाँ तक? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो भारत का निर्यात है ना, एक्स माइनस क्या बताया था, ये आज भी निगेटिव है नहीं निगेटिव। और जब तक ये पॉजिटिव नहीं होने का ना, और हमारे ये क्या है हमारा, ये क्या है, तो निर्यात माइनस के आयात, आज भी हमारी जो आयात है ना ये बहुत अधिक है और निर्यात बहुत कम है। आया समझ? अगर दो यहाँ दो हो, यहाँ 3 लिखा हुआ, तो आंसर क्या है माइनस के, इसका मतलब ये ज़्यादा, हमारे आयात ज़्यादा आज भी हमारा और निर्यात कम। अब प्रत्येक देश की यही स्थिति, चाइना को छोड़ दो, चाइना को छोड़कर प्रत्येक देश की यही स्थिति नहीं है। तो हमने यहाँ जो नीति अपनाई थी पहले, उसे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन की नीति। जो आयात प्रतिस्थापन की नीति का मतलब पता क्या हो, उस नीति वजह हमारी काम नहीं कर पाई। आयात प्रतिस्थापन का मतलब हो कि उन सब चीज़ों को उन सब चीज़ों का आयात करना, उन सब चीज़ों जो भारत के अंदर नहीं है। सही बात है। अब लेकिन हम अपनी नीति को, जब तक हम, पहली नीति है हमारी, उन सब चीज़ों का आयात करते हैं, उन सब चीज़ों को देश में बनाते हैं जो भारत देश के पास नहीं है। लेकिन जब तक, तो ये पॉजिटिव कैसे हो सके? ये पॉजिटिव तब होगा जब इसका मान कम कर दो या इसका मान बढ़ा दो। तो भारत सरकार ने इसका तो काम करा, इसे तो रिप्लेस करने का काम करा। उन सब चीज़ों को भारत के अंदर बनाने की कोशिश करी जो भारत के अंदर नहीं है। भारत सरकार आज तक इस पर ही काम कर रही थी, और ये जो वर्तमान समय की सरकार आई ना, इसकी यही खास बात है, ये निर्यात में बहुत बल दे रही है। ये जो वर्तमान समय की सरकार है, यहाँ इसका परफॉर्मेंस अच्छा, समझ में बात है, निर्यात बढ़ा फिर भी, लेकिन इतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। समझ में बात है। तो यहाँ सरकार तो इस जब तक हमारी नीति निर्यात प्रोत्साहन की नहीं होने की ना, अब जो हम नीति बनाने वाले, अब तक हमारी नीति यही रही कि बस इसे कम करेंगे, इसे हम कम करेंगे, इसे कम करेंगे, ज़्यादा नहीं, इसे कम करेंगे, इसे कम करेंगे। आयात प्रतिस्थापन, बस उन सब चीज़ों को देश में बनाएंगे, सब चीज़ अपने देश में बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाएंगे। चलो चलो चलो, बस किसी को हमें कोई मतलब नहीं है। 1991 से पहले हमारी स्थिति यही थी कि हमने आयात जो जिस चीज़ का हम आयात करते हैं ना, सोच रहे थे उसको अपने देश में बनाओ बस, इसलिए हम सोच रहे थे इसे कम कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसको कभी ध्यान नहीं दिया। हमने कभी नहीं अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र को हमने कभी नहीं संभाला। वो हमारा स्ट्रेंथ था। अगर कोई इंसान अपना स्ट्रेंथ नहीं पहचानता ना, समझ बात, तो उसको इन फ्यूचर प्रॉब्लम होने वाली। भारत ने अपना स्ट्रेंथ नहीं पहचाना, आज प्रॉब्लम हो रही। अगर भारत अपना स्ट्रेंथ पहचान लेता ना, क्योंकि भारत का अंदर भारत का जो स्ट्रेंथ, भारत की शक्ति ताकत, वो एग्रीकल्चर क्षेत्र। अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र के अंदर ना, मैंने बताया था तुम, मेरी दादी इतना अच्छा अचार बनाती थी, अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करते ना, तो बाहर निकाल कर ना ये प्लस हो जाता नहीं होता। आज भी भारत के अंदर गाँव की महिलाएं ऐसा ऐसा खाना बनाती है, अंग्रेजी लोग आते हैं ना खाना खाते, चाटते रह जाओगे। सही बात है, पूरी यूरोप में घूमने में खाना नहीं मिलने का, भारतीय महिलाएं ऐसा खाना बनाती है। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करा जाए, समझ में आया बात है। उन्हें बताना चाहिए हमारे यहाँ गाँव में आज भी शुद्धता, और शुद्धता के पीछे लोग पागल है। शुद्धता के पीछे लोग क्या है, सब प्योरिटी सबको चाहिए। आया समझ में? यहाँ तो लोगों को पति में भी प्योरिटी चाहिए और पत्नी में प्योरिटी चाहिए। ये तो खाने की बात है। हाँ सही गलत है? हाँ सही गलत है? आया समझ में? भारत के लोग तो भारत के अंदर एक चीज जरूर मात्रा में पाई जा, गाँव गाँव में शुद्धता पाई जा खाने के अंदर। समझ में? प्योरिटी का मतलब हो कि उसके अंदर कोई खाद नहीं प्रयोग करते, गाँव के अंदर आज भी शुद्धता हो, ये रियलिटी बात है। समझ बात है। और गाँव का जो इंसान है भारत के अंदर, वो आज भी उसकी औसत आयु ना 65-70 के आसपास है, 70-80 के अप्रोक्स में आगे मर रहे हैं इंसान अभी वर्तमान समय की। और शहर के अंदर ना 40-50 के बाद साइड में लग लेते हैं। कारण क्या है? इनपुट क्या जा रहा है अंदर। समझ बात है। मुझे देख लो तुम इतना हट्टा कट्टा हूँ क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ, दुबला पतला होता अगर शहरों में रहता। आया समझ में? फिर तुम मेरा ना चाटा मुचोटा मार के भाग जाते हैं यहाँ से आराम से, ये तुम बहुत डांटता मुझे। ठीक है, मैं नहीं पड़ती यहाँ तेरे पास। समझ में आया? इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आया नहीं है। भारत का निर्यात तो हमारी जो नीति रही ना, उसके बाद भारत की जो नीति रही, निर्यात प्रोत्साहन की नीति रही। हमने निर्यात को प्रोत्साहित करने का प्रयास करा, आज भी हम ये प्रयास कर रहे। और जब तक भारत की नीति निर्यात प्रोत्साहन की नहीं रहने की, अब हम सोच रहे कि भारत के अंदर जो खेल खिलौने बनाए जाएं, इन्हें भी बाहर भेजा जा। जब तक भारत की वस्तुओं को बाहर नहीं बेचने का ना, भारत का स्ट्रेंथ ही एग्रीकल्चर बनने वाली लोग की तोरी, जब तक लोगों को बाहर को पसंद नहीं आने की ना, वे चाउमीन नहीं त्यागने के, लोग की तोरी नहीं पसंद करने के, तब तक भारत अमीर बन ही नहीं सकता। भारत के पास है ही क्या? अब चाइना वालों के पास क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, उन्होंने अपने देश से बाहर निकाला, पूरी दुनिया गुलाम बना लिया।
उनका निर्यात, उन्हीं का निर्यात आयात से ज्यादा, निर्यात आयात से ज्यादा एकमात्र। अमेरिका का भी निर्यात आयात से कम। सभी देश की यही स्थिति, और सब इसके पीछे लगे हुए हाथ धोने में। यही पूरा इकोनॉमिक्स है। ऐसे समझ, हर इंसान चाहता है कि मुझे दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इतना हमारा काम मैंने घर में मैनेज हो जाए। अपने घर की स्थिति, अपने घर को समझो, फिर बात देश का इकोनॉमिक्स समझो। तो हम भी चाहते हैं दूसरे के सामने हाथ ना फैलाने पड़ो, बल्कि दूसरे को देने वाले बनो, डोनर बनो, दाता बनो, दाता देने वाले बनो, ना कि देने वाले। हर इंसान चाहता कि नहीं चाहता? बिल्कुल, ये ऐसा देश भी, हर देश यही चाहता। लेकिन आज तक इसमें न सिर्फ एक ही देश कामयाब हुआ, खुदा कौन? चाइना। उसे दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और चाइना क्यों कामयाब हुआ? चाइना के अंदर धार्मिक कट्टरतावाद नहीं है। आया समझ लो, चाइना के अंदर लोग राजनीति नहीं करते। यहाँ के बच्चे राजनीति में बहुत एक्टिव हो जा, 20-22 साल की उम्र हुई नहीं, राजनीति में एक्टिव हो जाएगा, राजनीतिकरण हो जाएगा। फिर प्रोडक्शन कहाँ होगा? हर तीसरे चौराहे पर खड़ा होकर प्रधानमंत्री की और जबरदस्त तरीके से भाषण हो, चौराहे पर खड़े होकर। समझ में आया बात है? तो देश तरक्की कैसे कर लेगा? धर्म को लेकर उन्माद फैलते हैं, समय अराजकता फैली होती है, जातिवाद को लेकर कितने मनमुटाव होते रहते हैं। विविधता ना भारत के अंदर, यही कठिनाई है। इसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता। जब तक नहीं बढ़ने वाला तब तक कुछ नहीं होने वाला। समझ में बात है? सजेशन यही है, भारत को ना निर्यात प्रोत्साहन पर बल देना चाहिए। उन सब चीज़ों का निर्यात बाहर किया जाना चाहिए। जब जो हम देश के अंदर बना, जो हमारा स्ट्रेंथ, जहाँ हमारे पास अधिक था, उसे देश से बाहर निकाल दो। जैसे भारत के अंदर ना दूध की नदियाँ बहती है, और दूध की डिमांड पूरी दुनिया में। आया समझ में? अगर कोई बंदा 1 गिलास दूध पी लेना शाम को, पूरे दिन रोटी ना खाओ, सारे पौष्टिक उसके शरीर के अंदर चले जाए। आया समझ में? मैं इतना आज इतना हेल्थी हूँ, किसकी वजह से? दूध की वजह से। समझ में आया बात है? ठीक, हम खाना कम खाते थे, हमारे घर में आए तो दूध नहीं टूटता। सोच लो, तो हेल्थी होने का एक ये विराज हो। अब इस दूध को बाहर निकाला जा, अब बेचा जा, मार्केट में जाएगा, कितना बेनिफिट देगा। यहाँ युग सरप्लस नहीं है, कभी हमने सोचा ही नहीं, काम ही नहीं करा। आया समझ लो? ठीक, तो यहाँ काम करने की जरूरत है। बल्कि भारत तो खरीद लिया है हम अपने वाले, लेकिन सोचा यहाँ बहुत चीज़ है यार, गाँव में जो पड़ी रह जाती है, बेकार हो जाती है, उसे बाहर निकाल कर बाहर भेजा जाना, तो हम बहुत लाभ कमा सको। हमारा एक ही स्ट्रेंथ, तुम्हारा एक ही स्ट्रेंथ, क्या? पढ़ाई। जिस दिन तुमने छोड़े तुम्हारा पतन हो जाएगा। अपना स्ट्रेंथ पहचानो, यही तुम्हारा स्ट्रेंथ। इसके अलावा कहीं भागोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और ये स्ट्रेंथ जिसका नहीं आता, मैंने बना दिया था, क्योंकि तुम्हें यही पता, बचपन तो तुम बड़े हो रहे थे, 9वीं 7वीं 8वीं 9वीं में 8वीं पास कर गए, तो उस बच्चे कुछ पता नहीं होता। 9वीं मैंने पढ़ाई, 10वीं मैंने पढ़ाई, 11वीं मैंने पढ़ाई, 12वीं मैंने पढ़ाई, अब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हारा स्ट्रेंथ एक ही चीज़ है, 4-5 घंटे तुम ये गुजारते हो, वही तुम्हारा पढ़ाई है। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खोखले डब्बे तुम। और जिस दिन तुम अपना स्ट्रेंथ छोड़ कर भागोगे, ये समझ जाओ उस दिन तुम्हारी समस्या शुरू हो जाएगी। समझ बात है? इस स्ट्रेंथ को छोड़कर तुम दूसरी दिशा में जैसे मेहनत करनी शुरू करोगे ना, बर्बाद ही हो जाओगे। अब तो तुम्हारा स्ट्रेंथ यूपीएससी बन चुका, अब यूपीएससी बन चुका, दूसरे एग्जाम की तरफ को झांकोगे ना, तो दुश्मन सा दिखाई देगा, पता नहीं कौन सा एग्जाम दे दिया, मेरे हाथ में पकड़ा दिया। ऐसे बच और सरदर्दी पालोगे। ठीक, समझ में आया बात है? तो अपने स्ट्रेंथ पे मेहनत करो, यही तुम्हारा स्ट्रेंथ है। छोटे पेपर तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, समझ, क्योंकि लंबे लंबे भाषण सुनने की तुम आदत पड़ेगी। जो जिसे लंबे लंबे भाषण सुनने की आदत पड़ेगी, फिर आगे जाकर लंबे लंबे भाषण नहीं देगा, इकट्ठे हो रहे भाषण। ये राजनीति में भी सक्रिय होगे ना, तो तुम बताओगे भारत का निर्यात आज भी आयात से कम है, पिछली सरकारों के द्वारा और वर्तमान तत्कालिक सरकारों के द्वारा इस पर कोई बल नहीं दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, तो यही तो, और क्या है? तो राजनीति में सक्रिय हो जाओगे। मतलब मैं यार गलत आया यहाँ से, अच्छा खासा एक्टिंग में जा रहा था, मैं हीरो बनने को सोचता हूँ। ठीक, तो सब सिखा दूंगा, सुन लो तुम। जिंदगी में मुझे पिक्चर जरूर बनानी, मूवी बायोग्राफी बनानी। मैं चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट हो। इसलिए सोचा पूरा संघर्ष करो जिंदगी में, जितना हो सके करो। इधर देख लो, तो निर्यात माइनस के आयात निगेटिव। अगर निर्यात माइनस के आयात कैसा? निगेटिव। जब निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाना। तो पॉजिटिव हम कैसे बना सकते हैं सर? क्या तो तुम आयात को कम कर दो, या फिर निर्यात को बढ़ा दो। और 1991 से पहले हमने करा क्या आज तक? आयात को कम करने की कोशिश कर रहे थे। आए नहीं, देखे नहीं उसने क्या कहा था इंदिरा गांधी ने? अभी मंगाओ तरफ पेट्रोल डीजल, चलो चुपचाप साइकिल चलाओ। आया समझ लो? ठीक, मैंने कर दीजिए नहीं उसने, सब गेट बंद कर रखे थे इकोनॉमी के, अच्छे तरीके से बंद कर रखे थे। मैडम जी एफडीआई आएगा एफडीआई, अभी देखो जब भाग गया था एफडीआई चिल्ला रहा है,
एफडीआई 1991 के बाद आएगा, बाद में लिए मेरे तो ये नीति नहीं उसकी, मैडम जी एफपीआई तब आ गया था, कौन सा एफपीआई, सब मना कर दिया सब, मैडम जी बाहर जाना है। ऐसा कहते हैं बाहर जाना तो अपने देश में कुछ नहीं मिल रहा तुझे, बाहर जाना तो ऐसा साफ कहा उसने, ठीक। और देश आज स्थिति में फंस चुका। एक कारण ये भी है था, लेकिन दूसरा कारण सबसे बड़ा जो कारण था, एक कारण ये था भारत के पास आर्थिक संकट आया 1991 का, दूसरा सबसे बड़ा कारण था घाटे की वित्त व्यवस्था। भारत सरकार के आरबीआई के बैंक के द्वारा सरकार ने जब भी कहा इतने नोट छापेंगे और मार्केट के अंदर डाल दिए गए, ब्लैक इकोनॉमी का जन्म हुआ, आम आदमी ही पहुंचता, आदमी मकान बाहर है। जब जमीन खरीदने निकलता हूँ ना, सही बात, जमीन खरीदने निकलता हूँ मार्केट में, सोचता हूँ एक सुंदर सुनहरा सा घर ले लूँ, सही बात है, और उसके अंदर बस शांति के साथ अकेला रहूँ, किसी को ना रखूँ बिल्कुल भी, समझ में आया बात है। सोचता हूँ बस और बैठ कर शांति के साथ पढ़ाई करूँ और ताला बंद कर लूँ, ताला पे सरिया लगा दूँ बस वहाँ ताले की जगह पे, ठीक। तो ये सोचता हूँ, तो वहाँ जब रेट पता करते हैं ना तो 60 लाख 70 लाख, इतना महंगा क्यों? ब्लैक इकोनॉमी का जन्म हुआ रियल इस्टेट में, उसमें आज भी मंदी छाई हुई, मंदी इतनी भयंकर तरीके से आ रखी है उसके अंदर कि बहुत बुरा हाल होगा, मकान आम आदमी पहुँच से बाहर होगा, कोई खरीद नहीं सकता मकान, समझ में आया बात? इतना बता दो मुझे, समझ में आया नहीं आया, कोई प्रॉब्लम? तो किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए? तो पता लग गया भारत को ध्यान कहाँ देना। तो ये कुछ पॉइंट्स गिने चुने पॉइंट्स, ये पिछले वाली वीडियो देखकर सीख सकते तुम। निर्यात तो देखो बढ़ाना ही पड़ेगा, आया समझ लो, आयात को कम करना पड़ेगा, उन सब चीजों को देश में बनाना होगा जिसका हम आयात करते हैं, और ये काम कौन करने वाला? एफडीआई वाले। अब भारत सरकार कहती है हम धीरे धीरे करके ना हर क्षेत्र में धीरे धीरे करके सभी क्षेत्रों में एफडीआई को आने की अनुमति दे रहे। क्या भारत सरकार की मूर्खता नहीं है? क्या यह है भारत सरकार की मूर्खता नहीं है क्या? क्यों मूर्खता? क्योंकि केवल उन्हीं क्षेत्रों के अंदर आने की परमिशन देनी चाहिए थी, अनुमति देनी चाहिए थी जहां भारत का आयात बहुत अधिक मात्रा में, जहां आयात अधिक है भारत का, जिन क्षेत्रों में। वे कौन से? जैसे सेमीकंडक्टर हम चाइना से खरीद कर लाते हैं, जापान से लाते हैं, भारत कोरिया से लाते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर, ये चिप जिसे बोलते हैं, चिप वगैरह हो मोबाइल फोन के अंदर जिनकी बैटरी बनती है, ऐसे पदार्थ हो, हम चाहते हैं इन सब चीज़ों को भारत के अंदर बनाया जाए। जैसे मोबाइल फोन है, ये बनाया होगा नहीं हो, तो इसका जो ढक्कन है बाहर का, वो तो भारत में बनना है, बैटरी जो बननी वो चाइना में बननी, इसके अंदर जो चिप लगी वह कोई और देश में बन रही। हम चाहते हैं सारा का सारा इसका ये पूरा का पूरा स्टैब्लिश होना चाहिए, पूरा का पूरा इसकी बनावट जो होनी चाहिए भारत के अंदर हो पूर्ण रूप से। समझ में आया बात? या इसके लिए इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक। यहाँ सरकार को थोड़ा गेम खेलना होगा, सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन सरकार ने PLI स्कीम चला रखी, वो भी इससे संबंधित है। सरकार कहती है PLI स्कीम, जहां भारत का ना निर्यात कम और आयात ज्यादा, निर्यात कम आयात ज्यादा। यहाँ भारत का निर्यात है ही नहीं बिल्कुल भी, ना के बराबर, वहाँ आयात ही आयात है। तो उन क्षेत्रों में भारत सरकार ने PLI स्कीम चलाई, वो इसी को ध्यान में रखते चला हुई है। शायद उन्होंने मुझे मैंने पहले पढ़ा रखा था ना अंगन अकेडमी वालों को, उन्होंने मेरा लेक्चर सुन लिया होगा, समझे नहीं क्या करने की कोशिश कर जा रही है। इसलिए तो उन्होंने पिछले साल ही तो PLI स्कीम चलाई है, 2019 के बाद ही PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उत्पाद प्रोत्साहन योजना, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर चलाई है। पता किन क्षेत्रों के अंदर? जहां भारत का आयात अधिक है। ये ठीक ठाक तरीके, ये एक अच्छी पॉलिसी, यानी मेरे पढ़ाने के ठीक ठाक दिशा में काम कर रहे हैं। समझ में आया बात है? इन्हें पता है भाई जी पढ़ा रहे हैं बैठ के, इन्हें सब पता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये मेरे पढ़ाने की ठीक ठाक दिशा में काम कर रहे हैं। समझ में आया बात है? इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुन लिया होगा मुझे कि आयात तो कम करना होगा, तो उन्होंने सोचा चलो एक स्कीम चला देते हैं, इससे भारत का ना जो आयात है वो कम हो जाएगा। उन्होंने बताया कौन सी स्कीम? उसने कहा PLI स्कीम, उसने कहा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव देंगे तुम, इंसेंटिव तुम पहले करो, तुम कम करो तो तुम हम टैक्स कम कर देंगे तुम्हारे, तुम कंपनी हो, तुम कम टैक्स देंगे, यही चीजें बनाओ तुम। आया समझ में? जो खास स्कीम थी। तो लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में हमने PLI स्कीम लागू कर दी। समझ में आया बात? या जो उर्वरक का क्षेत्र, इसमें भी हमने PLI स्कीम लागू कर दी। उर्वरक जो हम बाहर खरीद के लेकर आते, बहुत जगह हमने PLI स्कीम लागू कर दी, PLI स्कीम। इसका मतलब उत्पाद प्रोत्साहन योजना, ये हमने लागू करके ना, और बहुत सारे क्षेत्रों को हमने खोल दिया PLI स्कीम के तहत, और बस वहाँ इसे कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब PLI स्कीम उत्पाद प्रोत्साहन योजना, तुम बनाओ, तुम यहाँ का बनाओ, तुम बाहर की कंपनी बनाओ, बनाने के बाद टैक्स में तुम्हें कम करेंगे। अभी से इतना बनाओ भारत की पूर्ति न हो, बाहर भी बेच पाएंगे तुम, बाहर की कंपनी। समझ आई बात है? इतना बनाओ बाहर भी बेच पाएंगे, जाकर निर्यात भी कर पाएंगे। कितनी मस्त बात है, बात समझ में आया? अगर ऐसा हो जाए तो भारत की समस्या सोल्व हो जाएगी। समझ में आया बात? अच्छा लग रहा? ठीक। अब फिर फंसने वाले तुम,
इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब बताओ एफडीआई बेहतर कि एफपीआई? एफडीआई बेहतर। एफडीआई इसलिए बेहतर कि बेहतर कुछ समय के लिए तो बेहतर आई, भारत की समस्या को तो सोल्व कर ही दिया, तो किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। 1991 में इन्होंने स्थिति संभाली है आगे। समझ में आया बात है? चलो इसे भी हल्का हल्का मोटे मोटे तौर पर नोट कर लो। सुनो, अब हम समझेंगे। अभी तो हमने इनके बारे में समझा एफडीआई वालों के, ये कितना बेनिफिट देंगे, लॉन्ग टर्म तक भी कितना बेनिफिट दे सकते हैं और देंगे कि नहीं देंगे। अब हम एफपीआई को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक। और आज अब हम जो समझने जा रहे हैं वो बहुत टेक्निकल साइड है, यूँ समझ लो वहाँ तो सवाल आना ही आना। और ये नहीं समझ पाए ना तुम तो एफडीआई भी अधूरा, एफपीआई भी अधूरा। तुम्हें जान के हैरानी होगी, कोई इंसान एफपीआई में आने के बावजूद भी एफडीआई हो सकता है। कोई इंसान एफपीआई करने आया, एफपीआई के नाते देश में आया, लेकिन फिर भी एफडीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये टेक्निकल साइड समझना। क्या कुछ भी नहीं समझने के, तुम समझ रहे हो, ध्यान लगेगा। चूजे हो, चूजे की तरह ही काम करोगे, इससे फालतू में सोचने के। हम कह रहे कोई इंसान, कोई संस्था एफपीआई होने के बावजूद भी एफडीआई हो सकती है। जानना चाहते हो? आ जाओ, समझाते हो तुम। अब मुझे समझाओ क्या हुआ। ये बता दो, जो एफपीआई हो कितने प्रकार के हो? 2 प्रकार के हो। एक हो संस्थागत निवेशक, एक व्यक्तिगत निवेशक। और उनके यहाँ के ना जो बाहर के व्यक्तिगत निवेशक भी इतने खतरनाक, हमारे यहाँ के जो संस्थागत निवेशक है उन्हें काफ़ी टक्कर दे देंगे, टक्कर नहीं दे देंगे, उन्हें बर्बाद भी कर देंगे, इतने खतरनाक है। अब मैं एफपीआई के बारे में समझाने जा रहा हूँ तुम्हें, और बहुत फोकस लगा कर समझना एफपीआई के बारे में। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? एफ पी आई, दिक्कत कुछ यहां तक? एफपीआई जो हो ना वो 2 प्रकार के हों। दिवाली के संकेत। मैं एकमात्र ऐसा छात्र हूं, मैंने जिंदगी में कोई त्योहार नहीं मनाया। नहीं, मनाने का मतलब जानते हो, मैं आज तक कभी होली नहीं खेल रहा। दूसरे नंबर पर मैंने कभी दिवाली मनाई। तीसरे नंबर पर आए थे मैंने कोई भी त्यौहार नहीं मनाया। और जब तक नहीं मनाने का, जब तक जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ तब तक प्राप्त नहीं कर लेता। समझ में आया? ठीक। मेरे घर के आसपास के सब ने गेम देखा, मैंने कभी गेम ही नहीं देखा। घर के बाहर खड़ा होगा, पढ़ने में इतना लीन रहा हुआ। समझ, घर के बाहर कोई गेम दिखाने चला हूँ ना, गेम दिखाता, आटा लाते हैं लोग वगैरह वगैरह, सब गेम देखा तो मैं बैठ कर पढ़ता रहूँगा। किसी से पूछ लेना, मेरी बात से पूछ लेना, वो भी बता देंगे। तुम सोच सकते हो कितना लीन पढ़ने में। समझ में आई बात है? घर के बाहर अगर कोई वो भी जा रही है ना, बाहर दुआरी भी हो रही, वो भी, उसमें भी मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा किसी ज़माने में। मैंने कभी खड़े होकर देखी, वो देखी तो है नहीं, दूसरे को देखने में नहीं। समझ में आया बात है? मुझे इसमें भी इतना इंटरेस्ट नहीं। मेरे घर के बाहर कितना बड़ा सांग हो रहा है, बड़ी मुश्किल से सोसाइटी तक कट ऑफ रहना अच्छा लगा था मुझे पहले तो। मेरा मानना कि उस एक प्रकार का सब टाइम वेस्ट था, और वो सही भी था, इसलिए जब तो मैं इतना पढ़ लिया। समझ में आया बात है? जब मैं किस तरह पढ़ा हुआ, पता हूँ तुम्हें किस तरह पढ़ा हुआ? होली वाले दिन मैं किचन में बैठ कर पढ़ता था। किचन में बैठ कर, सोच सकते हो तुम, ताकि मैं ना टाइम बचा सकूँ 10-12 घंटे। कहाँ होली खेले नहीं, होली तो फिर अगले साल आ गई। किस दिन ऐसी होली आ गई तो होली भी मनाएंगे, आए समझे, लेकिन चेहरा कुछ और होगा। समझ में आया बात है? होली भी मनाएंगे लेकिन चेहरा कुछ और होगा जिस दिन सक्सेस प्राप्त होगी। बात समझ में आया? तो इसलिए तो मैं कहता हूँ ये तीज त्यौहार तब तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। समझ आई बात? यार लिखते लिखते वक्त गुजर जाना चाहिए, तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि दिन किस टाइम था, रात किस टाइम था, कब दिया जला कि कब दिया बुझ गया। ये हुई पीएससी की तैयारी। समझ में आया बात? यार और ये दिया जब तक बुझा हुआ, और लॉकडाउन जब तक ही लगा हुआ, जब तक सिलेक्शन नहीं होने का तुम्हारा। समझ में आया? इसलिए तुम्हें एडवाइस देता हूँ, फ्री फंड में एडवाइस दे रहा, ले जाओ, जेब में डाल लो, काम आ गई, इन फ्यूचर काम आ गई, बहुत काम आ गया। ठीक, इसलिए कहता हूँ अपना लॉकडाउन लगा लो और अपना दिया ना बुझा के रखो अभी। समझ में आया बात? अगर आप पक होगे अपना, बाहर जाओगे तो सीट नंबर फर्स्ट पर बुलाए जाओगे।
ये सीट बहुत खतरनाक हो, समझ में आया बात है। ये बहुत पॉपुलर सीट है, मैं नहीं चाहता तुम सीट नंबर फर्स्ट पाओ। समझ में आया बात है। उसे फिर कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए कह रहा है बस लिमिट में करो जो भी करोगे। जिस दिन लिमिट क्रॉस कर जाओगे उस दिन कठिनाई पैदा हो जाएगी। सिविल सर्विस यार बहुत बड़ा एग्जाम है, एग्जाम नहीं है, इम्तिहान है। ये बात बच्चों को बहुत बाद में समझ में आऊँगा। क्या तो तुम इसकी तैयारी करो ही ना, फिर करो तो फिर सीरियस हो करो, इसके साथ मजाक मत करो बिल्कुल भी, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद होने का कुछ नहीं मिलने का। ठीक। और एक स्टूडेंट का प्राथमिक उद्देश्य है उसका वर्क, वो कंप्लीट होना जरूरी है। दूसरा डिसिप्लिन, स्कूलों में क्या लेने जाते हैं, ट्यूशन में क्या लेने जाते हैं, डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं स्कूल कॉलेज में। समझ में आई? तुमको पता है स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, अगर स्कूल में पढ़ाई होती तो फिर ट्यूशन क्यों लगाते सब बच्चे। स्कूल में एक ही चीज़ मिलता है, सिर्फ डिसिप्लिन। ऐसे बैठना, ऐसे चलना, ऐसे नमस्ते करनी, वही यहाँ सिखाया जा रहा। तो अनुशासन में रहो, अनुशासन तब जब बाहर जाओगे तो मारे जाओगे। समझ में आ बात है। ठीक। बोर हो रहे हैं ना पढ़ाई तो तब भी पढ़ाई करनी। सब्जेक्ट तो बोर हुआ, दूसरा सब्जेक्ट उठा ले जिसमें इंटरेस्ट है। जब मैं बोर हो जाऊँ ना तो फिर मैं कहानियाँ पढ़नी स्टार्ट कर दूँ, और वही कहानी पढ़ूंगा जो सिलेबस की कहानी है, जो मेरे ऑप्शनल में भी काम आ गई। किसी थिंकर को पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा जिसके बारे में लिख भी सकता हूँ, वही समझा भी सकता हूँ। सोच सकते हो मोटिवेशनल भी किस तरह का। समझ पाए बात है। अगर घूमना भी है ना तो मुझे, मेरा घूमने का मन कर रहा हो तो गूगल पर भी जाकर सोचते हूँ भारत के अंदर चेरापूंजी में क्या हो रहा है इस टाइम, ये हो मेरा सब घूमने का स्टाइल देख सकते हो। घूमने का तुम क्या है, नक्शे देखो ना क्या क्या बदलाव हो रहा। मैप खोल लूँगा पूरा पूरा अच्छे तरीके से, करेंसी के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर दूंगा, क्या डॉलर का दाम चल रहा है, क्या घट रहा बढ़ रहा। बोर भी ऐसे हो ना, ताकि वहाँ तभी ज्ञान प्राप्त हो। समझ में आई बात है, लाभ हो वहाँ तभी। तो देखो स्टेटस बदलना पड़ा, ऐसे तो एकदम कुछ नहीं बदलता, धीरे धीरे धीरे। आज मैं जिस शादी उस पार्टी में गया था ना, एक बच्चे छोटे से जन्मदिन था वहाँ, और जब जन्मदिन था तो मुझे बाद में जाकर महसूस हो कि मैंने कुछ खोया नहीं, पाया ही बहुत कुछ। जब हम किसी शादी पार्टी में घुसते हैं ना तो जो रिस्पेक्टेबिलिटी मिलती है बस ठीक ठाक एक प्रकार का, बड़ी गजब की हो, बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाए मेरे पास। मुझे बना, मैं तो मुझे यहाँ लगा कि मैं कुछ नहीं है अपनी नज़रों में, और ये लगना भी चाहिए। इस तरह से चला मेरे अंदर ईगो जीरो, और जब तक वो रहेगा ना तब तक ही मैं तरक्की कर सकूँ। फिर बाद में जाकर पता चला अपना स्टेटस क्या है, कि बच्चे हमारे यार बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है मुझे। बाद में जाकर पता चला कि यहाँ देख रहे हैं ना सब, वहाँ आस पास तितर बितर हो जाए साइड साइड में, सब सब एक तरफ हट जाएंगे। सोच लो जाए मेरे जात तो ही पता नहीं कौन सी सेलिब्रिटी आ गया, ये पड़ोस के गाँव ही गया था, 2-3 गाँव पार कर साइड से, वो भी 2-3 बार उनके रिक्वेस्ट करने के बाद। ठीक, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए ना बहुत ज़्यादा। तो आजकल दुनिया में टीचर ऐसे बहुत कम हो जिसकी इज्जत बच्चे बहुत कम करते हैं, बहुत कम टीचर हो ऐसे। क्या? हाँ, बहुत ही कम टीचर ऐसे जो भी बच्चे बहुत कम इज्जत करते हैं। तो मुझे समझ में आ गया यार, कुछ नहीं यार, रेस्पेक्ट तो है ही थोड़ी बहुत ही, चलो ठीक। और ये लोग काम आते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हम उनके काम आए, पढ़ाया उन्हें यार, लिखाया, तो बहुत कुछ ज़िंदगी में यार अभी। समझ में आया? तो कि कभी हार मत मानना ज़िंदगी में, लगे रहना बस। समझ में आया बात है। जिस दिन तुम लग रहा ना कि बस अब जा होगा, तो समझ जाओ शुरुआत उसी दिन तो होगी। अब बहुत होगा ना जिस दिन लगा, समझो उस दिन ही नई शुरुआत है। तुम क्या सोच रहे हम डिमोटिवेट नहीं होते होंगे, हम भी डिमोटिवेट होती हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन सोचते चल यार लगे रहना, चले भला ही है, कुछ जाना तो है नहीं पढ़ाई में, मिलना ही कुछ पढ़ने के बाद। समझ में आया बात है। ठीक। इंसान में जिद्दी होना चाहिए, जिद्दी इंसान कभी मार नहीं खाते। और जिद पता किस टाइप की, सिर्फ पढ़ाई करना तो करना। आई थी क्यों फिर इसमें, जब ये नहीं करना था तो जब आए होंगे तो सोच लिया होगा तुम ना कि अब तुम्हें सब त्याग करने के लिए तैयार हो, तो त्याग करने के लिए फिर तत्पर रहो। आना ही था नहीं थी इसमें, तो त्याग करना पड़ेगा, हर चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। समझ में आ बात है। जिस दिन मेंस लिखने बैठोगे ना प्री निकालने के बाद, मोबाइल फ़ोन अंतरात्मा बंद करवा देगी, अंदर ही खुद बंद कर दे। तो चुपचाप पढ़ बुक्स, तो नोट्स रिवाइज कर, लिख, खुद ही बंद कर दोगे उठाकर। चाहे दुनिया का कितना भी खास इंसान तुम्हारे पास था उसे भी छोड़ दोगे, लिख देख कर दे रहा, लिख कर रख लेना। जिस दिन मेंस लिखने बैठोगे, अब पीटी का रिजल्ट आ जाएगा,
जो खुशी महसूस होगी ना, दुनिया में कुछ भी कर लेना, कभी इतनी खुशी महसूस नहीं होगी। समझ, चाहे वासनाओं में चले जाना, समझ में आया बात है, तब भी इतनी खुशी महसूस नहीं होगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद और परिणाम पॉजिटिव होगा, उसमें जो खुशी महसूस हो अलग ही हो। और रिजल्ट निगेटिव हो ना, तो भांति भांति प्रकार के विचार दिमाग में होंगे, तरह तरह के, समझ में। लेकिन कुछ हो जिद्दी लोग जो फिर भी हारना, जीतना नहीं छोड़ते बिल्कुल, तो वही बनना। समझ में आया बात है। 1000 रास्ते मिलेंगे तुम्हें निगेटिव होने के, 1000 रास्ते। समझ में आया बात है। तुम्हारी क्लास में बहुत लोग थे, पढ़ते थे, आए चले गए, तुम्हारे अंदर है कुछ ऐसा, तो मैं भी समझा रहा हूँ मैं, जो तुम्हें बनाए रखा फिर भी यहाँ। वो तुम्हारे अंदर जो आज आग है ना, जज्बा, कीड़ा, आगे कुछ पाने का, करने का, दुनिया को बदलने का, उसे मरने मत देना। और वो उस दिन ही मरना शुरू हो जाएगा जिस दिन तुम अपना स्ट्रेंथ छोड़ो कहीं और टाइम दे रहे हो। समझ में आया बात। जिस दिन तुम अपना स्ट्रेंथ छोड़कर कहीं और टाइम लगा रहे होंगे ना, उस दिन वो कीड़ा मरना शुरू हो जाएगा। समझ में आया बात। याद रखना बात यार, पर्सनलाइज बात बता रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लेना। समझ में आया बात है। अभी भी तुमसे एक वाक्य दोहरा था कि मैंने कहा मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, जाओ सही कर लो। तो तुमने कहा आधे पर्सनली 99% लोगों का आंसर सही हो कि वो सही करना चाहता है, जो उसके तरफ बुरा काम हुआ ना वो नहीं करना चाहता। तो जाओ, तुम्हें मौका दिया, यूपीएससी क्वालिफाई कर लो, सब सही हो जाएगा। जाओ, लोग तुम्हारा पास्ट भूल जाएंगे, अतीत भूल जाएंगे। मौका दे रहा हूँ, 2 साल मेहनत करनी, ठीक। याद रखना, लोग प्रेजेंट को याद रखते हैं, कामयाब भी ना मेहनत करने वाले के लात मार के पीछे भागती है। मेहनती इंसान की हर जगह हर महफिल में कदर हो। याद रखना, तुम नहीं आए यहाँ से, जो मेरा मेहनत करने का जोश जुनून है ना, वो तुम्हें यहाँ लेकर आया। कभी सोचते हो? और तुम यहाँ अपने बलबूते पर बैठे हुए, मेरे बलबूते पे बैठे हुए, तुम्हारे घर वालों को भी ना आंतरिक रूप से थर पे विश्वास है, मेरे पे विश्वास है, इसलिए तुम यहाँ क्लास में बैठे हुए। ये मेरी मेहनत तुम्हें यहाँ खींच कर लेगा आई। समझ में आया बात है। मैं भी तो रात दिन मेहनत करता हूँ, बस वो दिखाई नहीं देती। हमारे टीचर का रोल इस तरह हो, जिक्र पर्दे के पीछे कलाकार हो, संगीतकार जैसे हो। लोग गायक को दिखाते हैं, पीछे जो उसके पीछे धुन देते हैं उसको कोई नहीं दिखाता। समझ में आया बात है। मंगलेश डबराल की कविता याद होगी, तो वो समझ में आया। इसलिए कह रहा है मेहनती इंसान बनो, छोड़ दो यार सब मटरगस्ती करना वगैरह सब, कुछ नहीं है नहीं। समझ में आया बात है। अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, अपनी इंडस्ट्री के लोगों के संपर्क में रहोगे ना तो बहुत दूर पहुंच जाओगे। अपना स्ट्रेंथ छोड़ो कहीं और भागोगे ना, वासनाओं में और कल्पनाओं में जीने की, भावनाओं में जीने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे यार। समझ में आया बात है। तो तुम कह रहे तुम सही करना चाहते हो, जाओ, मौका तो दिया तुम, कर लो सही। दिया तुम्हें 2 साल, समझ में आया बात है, दिया 2 साल, कर लो यूपीएससी क्वालिफाई, हो जाएगा सब सही। पूछने की जरूरत भी नहीं है किसी को। समझ में आई बात है। जो इग्नोर भी कर रहा था ना, वो भी हाथ हाथ जोड़ के मैडम जी क्या नमस्ते करा। समझ में आया। तुम्हारी भी शोभा यात्रा निकाल ली जाएगी, गाड़ी में बैठा कर, यहाँ का प्रशासन निकाल लेगा, तुम नाम रोशन कर दोगे यहाँ का। हर समारोह में ओकेशन में तुम्हें बुलाया जाएगा। सोच सकते हो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओगे, हर सोशल मीडिया पर चारों तरफ छाओगे तुम। फिर इस तरह की सेल्फी रील बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। समझ ये बात है। लोग फिर तुम्हारे फोटो की तलाश कर रहे होंगे ताकि मैं भी अपनी लाइक बढ़ा सकूँ, वो चेहरा बनने की कोशिश करो। समझ में आया बात है। ज़बरदस्ती ना खींचो कि तुम दूसरे को दिखाओगे डांस वगैरह, ये सब ड्रामेबाजी, कुछ नहीं है। समझ में आया बात है। तो इनसे बाहर निकलो और एक अच्छा रास्ता सिलेक्ट करो, सोचना तुम। समझ में आया। अभी समझा रहा हूँ, हो सकता कल ना समझाऊँ, क्योंकि देखो मनो अब तो मैं बहुत सेंसिटिव समझदार हूँ। पहले में मेरे में धरती आसमान का अंतर है। ये 2018 से पहले का 2019 से पहले का सोनू नहीं है, 2019 के बाद का सोनू। समझ में आया जो तुम्हें समझा रहा। ठीक, तुम चाहे तो परिवर्तन ला सकते हो, लेकिन परिवर्तन के लिए ना त्याग जरूरी हो। महात्मा गांधी ने घर छोड़ा था। समझ में आया बात है। जब समाज में उतरे थे, सोसाइटी में परिवर्तन लेकर आए थे।
सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जान गंवाई थी, घर छोड़ कर ना, बुर्खा पहनना पड़ा था, तब जाकर परिवर्तन ले गए थे, सेना बनाई थी। गौतम बुद्ध घर छोड़ कर गए थे, नहीं तो पहले सिद्धार्थ ही कहलाते थे, भगवान बाद में गए कहलाए। त्याग जरूरी है, छोटी छोटी चीज़ों का, बड़ी बड़ी चीज़ों का, मस्तिष्क से बनने वाले विचारों का त्याग बहुत बड़ी चीज़ हो। त्याग समझ में आया बात है? दोस्तों का, यारों का, सोशल मीडिया का, ठीक। जिस दिन तुम सोशल मीडिया को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दोगे ना, उस दिन समझ जाओ तुमने विजय प्राप्त कर लिया, नहीं तो यही तुम गुलाम बना दोगे, आदी हो जाओगे तुम इसके। समझ में आया बात है? खर्च करो और दूसरे छोटे बच्चों को भी सलाह दो, कितना लिमिट में यूज़ कर, पढ़ने पर ध्यान दें। समझने की बात है? क्योंकि सिर्फ अपना ही विकास नहीं करना। ऐसे डिजिलक से पढ़ते पढ़ते मर गए, उसमें संबंध लिखा हुआ सतत विकास। तो जहाँ तक भी तुम्हारी एक्सेस हो ना, तो दूसरे बंदों को भी पॉजिटिव सलाह दो। छोटे छोटे आसपास बच्चे, मैं समझ लो मैं तो तुम्हें ट्रेंड कर रहा हूँ, तुम 4-5 को आसपास पड़ोसों को ट्रेंड करके चलो कि बेटा ज़िंदगी में सारे काम करना, एक बार सिविल सर्विस की तैयारी जरूर करना। समझ में आया बात? ट्रेंड करके देखे चलो। इंजीनियर बनने के बाद भी इसकी तैयारी कर रहा, MBBS करने के बाद भी इसकी तैयारी कर रहा, क्यों कर रहा? कुछ तो बात है ना। आया समझ में? पूरी दुनिया का चक्कर काटने के बाद फिर इसकी तैयारी कर रहा है, क्यों कर रहा? कुछ तो खास बात है ना। भारत के सबसे बड़े पेपर के साथ टकरा रहा है। समझ में आया बात? जाने दो, समय जा रहा है, समय लगेगा, कोई बात नहीं, फिर परिवर्तन नहीं बढ़ा, छोटा नहीं सोचने का कभी। PCS की पोस्ट भी छोटी पोस्ट नहीं होती, SDM बनना भी इतना आसान बात नहीं है। और नोट्स पढ़ने के बाद ना SDM बनना तो तय है। समझ में आ बात है? SDM बनना तय है। अगर नहीं पढ़ोगे तो सीट नंबर फर्स्ट पे बुलाया जाएगा और सारी कॉपी सर जमा करवा ली जाएगी। ठीक है, तुम इसके लायक नहीं हो, कुछ तो बुरा दिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया? तो मेहनत करो भाई, हो जाएगा काम आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, UPSC ना सही, PCS सही। PCS में 5-10 साल बाद प्रमोशन होगा, फिर IAS बन जाओगे। अगर 5-10 साल बचाने तो फिर भी आराम था, IAS बनना होता ही। अब PCS में सीधा डायरेक्ट कॉपी द क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर देने आने का, एक भी, बस अरे तुम रट ले जाओ उसे, और जब तक तुम पेपर दोगे तब तक तो तुम आराम से पी जाओगे इस कॉपी में। समझ में आया बात है? समझ आई? बस अपने मस्तिष्क को, अपनी बॉडी में यहाँ मेहनत करो, अपनी मस्तिष्क पर, अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर। समझ आई बात है? शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने पर, योगा करने पर ध्यान दो, थोड़ा बॉडी फिट रखो अपनी, खाने पीने में थोड़ा ऐसा इनपुट कम लो। समझ आई बात है? गलत थिंकिंग दिमाग में डेवलप हो, ऐसे विचार, ऐसे लोगों में मत रहो कि तुम बता कि इसके पास रहने तो इसको तुम इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसे लोगों से बातें कम करो कि तुम बता इसकी UPSC कैटेगरी का नहीं है तो तुम ही त्याग में भलाई हो। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें? समझ में आया बात है? नहीं तो तुम्हारी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा। वो नहीं है इस कैटेगरी का, नहीं है आसपास कोई इसका, हिंदी मीडियम का नहीं की तैयारी करता कोई, इंग्लिश मीडियम की तैयारी करो, वो भी आसपास के रीजनल एरिया का तैयारी नहीं करने का, वो कहीं बाहर रह गया होगा, वो भी किसी पर बच्चे से प्रभावित पड़ा होगा, वो भी आकर तैयारी करेगा। एक रुड़की से निकल गए, एक यहाँ से गढ़मीरपुर से निकल गया कोई एक, वो बाहर रहकर तैयारी करके आए हैं सभी। यहाँ नहीं है कोई आसपास ऐसा, तो तुम क्यों उलझ रहे हो? तुम्हारा तो लेवल बहुत आगे भाग चुका नहीं था, तुम्हारे घर वाले तो, परिवार तो, रिश्तेदार तो, ये सब तुम्हारे कोई काम का नहीं है। समझ में आए बात है? हाँ, जो मैं तुम्हें कंटेंट भेज रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ यहाँ क्लास में बैठ कर, वो हर चीज़ काम की, क्योंकि इसकी भाषा UPSC वाली, मजाक भी उसमें ही हो। समझ में आया बात है? वो काम का। समझ में आया? देखो अब तुम सोचना, तुम अपनी ज़िंदगी बदलनी या बिगाड़नी। ठीक, एक दिन ऐसा होगा सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे सब, तब भी तुम्हारे पास जो मैंने पढ़ाया वो तो देखो, वो तो कोई काट नहीं सकता। वो नहीं बोलते तुम, किसी की मैया मतलब नहीं तुम्हें भुला दे, ना कोई पैदा हुआ आज तक तुम्हें भुला देगा जो मैंने पढ़ाया होता। अब कोई मानो या ना मानो वो तो अलग बात है, वो अलग मुद्दा। बात समझ में आई? तो कह रहे समझा रहे तुम यार, पढ़ लो अपना। ज़िंदगी छोटी ना हुआ करती, पता, हम देर से जीना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं ज़िंदगी बहुत छोटी हो, लेकिन मेरा मानना नहीं होती ज़िंदगी छोटी यार, हम देर से जीना शुरू करते हैं, ज़िंदगी छोटी नहीं होती। समझ में आया? मौका बस दस्तूर पढ़ लो, बस थोड़ा सीरियस हो। किसके प्रति सीरियस होना? इतना भी सीरियस नहीं होना कि पूरे के पूरे बस सीरियस होकर लग जाओ पढ़ाई में। पढ़ाई में यूँ समझ लेना, जरा सा भी, एक भी दिन का भी, एक भी घंटे का गैप नहीं आना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का काम नहीं छूटना चाहिए।
अगर वो पूरा ना तो तुम प्राथमिक हो, तुम हो प्राथमिक। अब सबका काम थोड़ा ही पूरा आता है, सब थोड़ा ही याद करते हैं घर बैठ कर, सब थोड़ा ही रिवीजन करते हैं, तो फिर आईएएस भी तो सब नहीं बनते ना। आईएएस भी 2-4% लोग ही बनते हैं, क्यों बनते हैं? यही तो कारण ना, जो रिवीजन करता रहेगा, जो पढ़ता रहेगा बैठ कोई आईएएस बन जाएगा। सबके बस के बात थोड़ा ही ना रिवीजन करना, बार बार एक ही कंटेंट को पढ़ना, सबको नए मसाला चाहिए, तो इतना आसान नहीं है बेटे। मस्ती किसे नहीं चाहिए? बस रास्ता गलत है। इंटरटेनमेंट सबको चाहिए, बताया तो। एक ही मैसेज भेजा मैंने ग्रुप में, तुम भेजा, देखो क्या मैसेज था। तुमने भेजा होगा मैंने यार, ऐसी बात नहीं, भेजा था ग्रुप में। जो कैंडिडेट रील बनाने के शौकीन हैं और काफ़ी अच्छी रील्स बनाकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि बस 1 साल अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर जॉब में आकर बेहतरीन रील्स बनाइए। ये टाइम रील्स बनाने का नहीं, ज़िंदगी बनाने का है। भेजन तुम्हें, ये टाइम रील्स बनाने का नहीं है, ज़िंदगी बनाने का, उसके बाद बनाना रील्स। समझ में आया बात? और सही टाइम, ठीक। मैंने कहा सोशल मीडिया के गुलाम नहीं बनना, सोशल मीडिया को अपना गुलाम बनाना। बेटा यहाँ आ जा कैटेगरी में, चलते ऊपर एफडीआई सर्च करना मुझे, एफडीआई के लिए तू आया समझ में, अनाप शनाप कंटेंट के लिए नहीं है तू। समझ में आया बात? ये सब वासना ही हो बस, ये ऐसा वैसा, ये सब भ्रम मिथ्या ही बातें सभी, कोई कुछ नहीं आया यार। 2-4 साल बाद क्या करो? बस मस्ती समाप्त, खेल खत्म। पैसा इन्वेस्ट करना तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे? सबसे सेफ पैसा कहाँ इन्वेस्ट? सबसे बेस्ट कम्युनिटी मानी जा गोल्ड। क्यों? यूपीएससी क्यों? यूपीएससी क्यों? Why want to even become an AI officer, an IAS officer? IAS क्यों? IFS चल जाएगा, IRS, IAS क्यों? IFS क्यों? इंडियन पोस्टल सर्विस भी हो, चल जाएगा, डाक विभाग में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जंगलों में। इंडियन बाग सर्विस नहीं होती, इंडियन फॉरेन सर्विस हो, फॉरेन सर्विस, चल जाएगा। IAS क्यों? IAS क्यों? PCS चल जाएगा। मीनू PCH की UPSC? UPSC क्यों? ये रटवाया, अच्छा। UPSC गोल्ड क्यों? अपनी वैल्यू कभी लूज नहीं करता। UPSC क्यों? PCS क्यों नहीं? ये तो ऑप्शनल है, नहीं हुआ तो फिर इसमें ट्राई। ये कहते हैं, गाँव में कहते हैं भाषा, भागते चोर की लंगोटी से ही, ऐसा गाँव में भाषा चलती है इस तरह की।
बताओ यूपीएससी क्यों? बताया तो कभी इसकी जो है में हर एक चीज है, हर एक चीज को सपोर्ट किए हुए हैं। ऐसा कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है जिससे सवाल नहीं पूछा जाता आईएएस ऑफिसर ही क्यों, आईएफएस नहीं चल रहा है। नहीं, वही तो पूछना चाह रहा क्यों? क्योंकि अगर हमें समाज में कोई बड़ा बदलाव लाना होना तो हमें ना स्वतंत्र रूप से होकर काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो। तो ये ऐसा है कि हमने इसमें अपने विचारों से स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं। एक क्या वो भी होगी रोक दो। थोड़ी डिबेट करनी है, डिबेट करने का मन होगा। सुन लो, जो एफपीआई हो ना, एफपीआई दो प्रकार के हो हमारे। एक तो हमारा एफआईआई, इसे बोलते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक, संस्थागत निवेशक, निवेशक। और दूसरा हो व्यक्तिगत निवेशक, ये पहला हमारा, इसे बोलते हैं क्यूएफआई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसे बोलते हैं व्यक्तिगत निवेशक, व्यक्तिगत निवेशक। अब मुझे एक बात बता दो जरा कि जो एफपीआई वाले हमारे हैं, एफआईआई वाले और एफपीआई क्यूएफआई वाले, क्या ये इतने सक्षम हैं कि किसी भी भारतीय कंपनी का 51% शेयर खरीद सकते हैं? आए समझ में? क्या ये इतने सक्षम हैं एफपीआई वाले? एफपीआई भी दो प्रकार के, संस्थागत निवेशक और व्यक्तिगत संस्थागत निवेशक। क्या ये इतने सक्षम हैं कि भारत की किसी कंपनी का 51% शेयर खरीद सकते हैं? कितने परसेंट शेयर? तो आपका आंसर क्या होगा? यस और नो? ये सक्षम ही नहीं है, मोर देन सक्षम है। ठीक, मोर देन सक्षम है, आवश्यकता से अधिक मात्रा में सक्षम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये किसी कंपनी का ना एक 100% शेयर नहीं, पूरी कंपनी का 110% शेयर भी खरीद लेते हैं। ऐसे समझ लो, 10% उन पर ब्याज चढ़ा देंगे, 100% का 100% शेयर खरीद लेंगे। ठीक, लेकिन निर्भर करता कि भाई भारत के अंदर पैसा लगाने आते होंगे, किसी कंपनी में पैसा लगाया, वो जो कंपनी, अगर उसका कंपनी का जो टोटल शेयर 100%, तो टोटल शेयर उसका 100%, यानी उस कंपनी के अंदर जब पैसा लगाने आएंगे तो पैसा लगाते वक्त, जब पैसा लगाएंगे कंपनी में, तो पैसा लगाते वक्त उस कंपनी के अंदर, सुनते रहो ध्यान लगेगा, पैसा लगाते वक्त ये उस कंपनी में कितने प्रतिशत शेयर खरीद रहे हैं? 1%, 2%, 5%, 7%, 8%, कितने परसेंट? ये तो बात मैंने तुम बता दिया। इतना इनके अंदर कितनी पावर, कितनी स्ट्रेंथ है इनकी, ये किसी भी कंपनी का ये नहीं, वे भी, ये बहुत खतरनाक है दोनों एफपीआई। व्यक्तिगत निवेशक हो, विदेशी संस्थागत निवेशक, बहुत खतरनाक कि भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां ना, सबका 100% शेयर खरीद सकते हैं। इन्हें अनुमति दे दो, लेकिन भारत सरकार ने इन्हें अनुमति नहीं दी। समझ में आई बात है? अब बताओ, क्या भारत सरकार को अनुमति देनी चाहिए बाकी किसी कंपनी का 100% शेयर खरीद लेंगे? अगर किसी कंपनी का 100% शेयर खरीद लेंगे तो भारत सरकार को अनुमति देनी चाहिए क्या? अनुमति देनी चाहिए। अगर इन्होंने शेयर खरीदा है 100%, तो भारत को नहीं पता कब कंगाल करके भाग जाना है। आया समझ में? कब कंगाल करके चले जाएंगे भारत को। ये आते भी इतनी जल्दी है और जाते भी इतनी जल्दी है। हो सकता है आज ही सारी कंपनियों का शेयर खरीदे, कल को लूट पाट कर भाग जाओ। समझ नहीं बात? 100%। तो भारत सरकार को तुम्हारा क्या मानना, क्या भारत सरकार को इन पर रिडक्शन लगा देने चाहिए, प्रतिबंध लगाने चाहिए, एक लिमिट फिक्स कर देनी चाहिए कि तुम इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते? समझ में बात है? अगर तुमने ज़्यादा खरीद लिया तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। चलो और इनके बारे में बताते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रतिबंध लगाए, जानना चाहते हो इनके बारे में? ठीक, चलो। एफपीआई वाले इतने खतरनाक है भाई साहब, ये एफपीआई वाले हैं। एफपीआई में दो हो हमारे, एक तो एफआईआई और क्यूएफआई। ये इतने सक्षम नहीं है। ये 51% की बात कर रहे हो तुम, ये 51%? अरे भाई साहब 100% शेयर खरीद लेंगे। कितना? 100% शेयर। एफडीआई के बारे में सुना तुमने? ठीक, अब मुझे बता दो, क्या इन भारत के अंदर, क्या ना भारत के अंदर 51% शेयर खरीदने की अनुमति दे दी जानी चाहिए? अगर किसी कंपनी के पास 51% शेयर, किसी व्यक्तिगत एफपीआई वाले अगर इनके पास 51% शेयर होगा किसी कंपनी का, तो बताओ फिर डिसीजन मेकिंग में इनकी भूमिका होगी? आया समझ लो?
ठीक, इन्हें तो वरीयता देंगे। फिर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो वोट डालेंगे, डिसीजन मेकिंग में भूमिका लेंगे। तो ये भारत वालों को कोई रोल नहीं होने का, तो भारतीय कंपनी में पैसा लगा रहे, तो क्या इन्हें इतनी अनुमति देनी चाहिए कि किसी कंपनी का 51% हिस्सा इन्हें दे देना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए हम? क्या ऐसा करना चाहिए? इससे बड़ी मूर्खता भारत के लिए कुछ नहीं होने की। ये भारत के अंदर पैसा लगाने वाले, और पैसा भी तो लगाओगे ना तो इतना ही लगाओ जितना लिमिट है। अब भारत सरकार देखो क्या कहती है। भारत सरकार बताओ एफडीआई पे कितने परसेंट काम करती है? एफडीआई की कितनी लिमिट है? एफडीआई की हमारे यहाँ एफडीआई कितनी लिमिट है? नहीं 24 नहीं 26%, 26%, 49%, 51%, 74%, 100%। इन 5 लिमिट पर भारत सरकार काम कर रही है। ये 5 लिमिट है भारत सरकार। किसी कंपनी ने कोई एफडीआई वाला आगा क्या तो 26% हिस्सेदारी रखेगा अपनी, ये 49%, या 51%, या 74%, या 100%। आए समझ में? अब मुझे जरा एक बात बता दो, अगर ये एफपीआई वाले अगर ये भारत के अंदर एंट्री मार गए तो तुम इन्हें कितने नीचे रखोगे अभी तक इनका डिसीजन मेकिंग ना हो? तक 26 तक, 49 तक, 49%। तुमने खुद ही कहा अपने मुंह से, अगर ये एफपीआई वाले हैं ना बस इन्हें 49 तक जाएंगे। अगर जैसे 51 पहुंच जाएंगे ना तो डिसीजन मेकर में भारतीय कंपनी बाहर हो जाएगी, इनकी वरीयता दी जाएगी। तो तुमने खुद ही बताया अभी एफपीआई वालों को ना हम कितनी अनुमति देते हैं, एफपीआई वालों को हम 51% की अनुमति नहीं दे सकते, 49% की। लेकिन भारत सरकार ने पता क्या कहा? अच्छा तुम कौन? जी हम एफपीआई वाले। कहा क्या चाहिए? अरे जी भारत में हम निवेश करना चाहते हैं। अच्छा तुम तो शॉर्ट टर्म चाहते हो? हाँ तो हम तो शॉर्ट टर्म चाहते हैं। उन्होंने कहा कितने दिन के लिए आओगे? कहने लगे बस आ जाएं, कल को चले जाएंगे। तो भारत सरकार पता क्या कहेगी ना, भारत सरकार 49%, 51% हिस्सा देगी, 49% हिस्सा देगी, 49% तो नीचे रखेगी। इतनी तो बात तुम्हें पता लग गया कि 51% तो नहीं देने की नहीं भारत सरकार। इन्हें पता अगर इन्होंने ऐसा करा इन्हें बेनिफिट हुआ, पैसा कमाया इन्होंने, निकल के देश था, कठिनाई पैदा हो जाएगी और अस्थिर बना देंगे पूरी मार्केट में। तो भारत सरकार ने इनका ध्यान रखा। और देखो क्या कर रहा है भारत सरकार ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, भारत सरकार ने इन्हें क्या कहा? अच्छा आ जाओ बाबू आपका स्वागत है। समझ आई बात? यार भारत सरकार ने इन्होंने 49% की कैटेगरी में नहीं रखा, जान पूछ कर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा 49% की कैटेगरी में? क्योंकि भारत के लोगों को ना 2% मैनेज करना बहुत आसान बात है। 9 में 2 जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? 51% तुम पहुंच जाएंगे। भारत के लोग किसी तरह मिल जाएंगे, 2% हिस्सा तो बना दे दो मुझे। ये भारत के लोग जब रुपए में मान जा, और मैं तो डॉलर दे रहे हाथ में, डॉलर में मैनेज करना तो और भी आसान है। तो भारत के लोग इतने करप्ट है, 2% तो मैनेज करना बहुत आसान है। अरे फिर डिसीजन मेकिंग फिर इनकी भूमिका हो जाएगी। समझ नहीं तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे? अपने शेयर कोई भी बेच देगा, अपने कुछ परसेंट शेयर अपने मुझे दे दो, तो 2% मैनेज करना इनके लिए तो बहुत आसान बात हो जाएगी। पैसे की इनके पास कोई कमी है ही नहीं। और किसी की भारत के लोगों को डॉलर दिखा दे ना, और यूरोप का नागरिक या भारत का कोई फॉरेन नागरिक दिखा दे, तो यहाँ की लड़कियाँ भी फूल जाए, यहाँ के लोग भी फूल जाए। आया समझ लो? अगर बाहर का कोई व्यक्ति दिखा देना, ये खास बात तो नहीं लगता इनकी, लड़कियों की भी लड़कों की खास बात हो, स्वाभाविक सी बात है। इन्हें फॉरनर से प्यार हो कि रास्ते में कोई अगर वो दिख जाएगा ना विदेशी नागरिक, उसको गौर गौर से देखेंगे, पलट कर देखेंगे स्टेशन पे भी बार बार। समझ में आया बात? है ऐसा क्यों हो? और फॉरनर तो एक अंदर आंतरिक जुड़ा हुआ ना, इन्हें पता नहीं इनका शोषण करके गए थे। समझ आई बात? है इन्हें पता नहीं हमारे शोषणकारी पितामह हैं। तो शोषणकारी पितामह है, तो भारत सरकार ने इनका ध्यान रखा। समझ में आई बात? या ठीक, तो भारत सरकार ने इनका ध्यान रखा, और ध्यान रखने के बाद ना भारत सरकार ने ना एक संस्था भी बनाई 1992 के बाद ही, उसका नाम था सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ बात? या तो ये सेबी नाम की संस्था बनाई ना, यही बात ध्यान रखती है कि कोई एफपीआई वाला भारत के लोगों को मैनेज करने में तो नहीं लगा हुआ। आया समझ में? गलत तरीके से मैनेज करने में लगा हुआ तो फिर इस कैटेगरी में चले जाएगा, और फिर जब इस कैटेगरी में चले जाएगा तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। सेबी का यही काम है, जांच पड़ताल करना कि कोई भारत की शेयर मार्केट को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। आया समझ में? शेयर मार्केट पर नजर रखना, नियंत्रित करने का काम सेबी का ही हो, शेयर बाजार को। सेबी नाम की संस्था बनाई 1992 में। हर्षद मेहता नाम का जो घोटाला हुआ था वो 1992 से पहले का हुआ था। आया समझ में? हर्षद मेहता वाला जो घोटाला हुआ था 1992 से पहले हुआ था वो, क्योंकि जब सेबी नहीं आती इस तरह की जांच पड़ताल करने का, तो एक व्यक्ति ने कई सारे अकाउंट खोल दिए एक ही नाम से कंपनी में, और पैसे लगाता चला, लगातार लोगों को लग रहा है बढ़ रहा है, लोगों को क्या लग रहा है, उसने तुरंत सारे पैसे निकाल लिए और दूसरे मार्केट में चला गया, और रात में अमीर बन गया। हर्षद मेहता घोटाला ऐसा हुआ था, तब सेबी नहीं आती। तब क्या नहीं आती? जो जांच पड़ताल करती, वो घोटाला उससे पहले का हुआ था।
ये खास बात है। वैसे सेबी बनी 1988 में, लेकिन जो स्थापना इसकी लागू काम करना स्टार्ट करें 1992 में। ठीक, और डेट वेट तो नफरत है, मुझे देख लेना हो जाएगा एक बार, लेकिन ये पक्की बात है, सेबी 1992 में काम करना शुरू कर दिया था सेबी ने। ओके, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? तो भारत सरकार कितने लिमिट पर काम कर रही? 26%, 49%, 51%, 74%। अभी तुमने अपने मुख से बताया भारत सरकार ने ना 5 लिमिट पर काम करी। भारत सरकार ने इन्हें ना, भारत सरकार 51% इन्हें हिस्सेदारी देनी, 49 भी नहीं देने की, तुम्हें पता लग गया 49 भी नहीं देने की, तो फिर कहाँ देगी? 26 देगी। 26 तो देगी, 26 के आसपास देगी, 26 के आसपास, क्योंकि इस तो अब तुम 29 तक 26 तक आगा, 26 तक कम ही देंगे। क्या पता मैनेज करना बहुत आसान हो, कर लो। इसका मतलब ये तो बात पक्का पता लग गया, 26 तक कम देंगे। जो एफपीआई वाले हैं ना, किसी कंपनी का अगर हिस्सेदारी खरीद देंगे सारी मिलाकर, तो 26 तो पक्का कम खरीद देंगे। तो आंसर पता कितना? पता कितनी दे रखी? टोटल 24%। कितना? 24% से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। और जो टेक्निकल साइड है आज तुम्हें समझना, 24% कैसे कैसे खरीद सकते हैं, थोड़ा अंदर डेप्थ में चलते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? जो एफपीआई वाले वे किसी भी भारतीय कंपनी के अंदर अगर शेयर बाजार में उसकी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, तो कितनी खरीद सकते हैं? कितने भी हो, चाहे कोई सा भी एफपीआई वाला हो। समझ में आया बात? कोई सा भी एफपीआई वाला हो, उसे नुकागा अपनी औकात में रहा, 24% से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। सारे एफपीआई वाले मिलाकर 24% से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। एक नहीं, सारे एफपीआई वाले मिलाकर टोटल पूरी भारतीय कंपनी में उसके शेयर बिकते जा रहे, बिक गए, बस 24% हिस्सेदारी उनके पास रहेगी। बाकी 24 में से घटा दो। 24 में जैसे तुम घटाओगे तो जो 24 में 10 जोड़ो, कितना बैठा है? 24 में 10 जोड़ो, पहले कितना बैठेगा? 34 बताऊंगा कैसे। 34 घटाओ तो 66% हिस्सेदारी तब भी भारतीय कंपनी के पास रहेगी, और डिसीजन मेकिंग में तब भी भारतीय कंपनी भूमिका निभाएगी। 34 ये जस्ट 34 की बताया मैंने, बताऊंगा पूरा समझा रहा हूँ कहाँ तक 24 में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, हम उन्हें की ना एफपीआई को, भारत की कंपनियों की, भारत की जो कंपनी के शेयर बाजार में लिस्टेड है, उन्हें एक लिमिट से ज़्यादा खरीदने को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनका कुछ नहीं भरोसा, वे आ जाए और कल निकल जाए। समझ में आया बात है? बहुत खतरनाक है। इन्होंने पूरी मार्केट को अस्थिर बना कर रख दिया एफपीआई वालों ने। ठीक, जहाँ भी मैंने बेनिफिट होगा उस मैंने कहा ये देश के अंदर ना ऐसे कमीने इंसान है, जब देश को तो पता लगा देश घाटे में जा रहा हमारा, तो ये समझ जाओ सबसे पहले पैसा निकाला भाग जाएंगे। तो इन पर हमको भरोसा नहीं है, सुलूक इनका अच्छा नहीं है, और हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा सेबी की खास बात है, सेबी ने ना सारथी नाम का ऐप लॉन्च कर रखा है। कौन सा? आज घर जाकर देख लेना, सारथी नाम का कोई ऐप करके उन्होंने लॉन्च कर रखा है सेबी ने। सेबी के बारे में पढ़ना आज घर जाकर। किसके बारे में पढ़ना? सेबी, SEBI, सेबी समझो, ये संस्था एक प्रकार की शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। इसके बारे में पढ़ना, लिख लो घर जाकर। इन्हें सारथी नाम का एक ऐप लॉन्च कर रखा है, इसे आपको भी खोल कर देखना, इंस्टॉल करना अपने फोन में, सारथी नाम का। ठीक, सारथी नाम का ऐप, इसे भी थोड़ा इंस्टॉल करके देखना, इसके बारे में जानकारी जुटाना। इसे जा करके धीरे धीरे मैंने तुम्हें पूरा मार्केट सिखा दिया। सुलूक इनका दुनिया में अच्छा नहीं है। सारथी ऐप का नाम लॉन्च कर रखा है इन्होंने। ठीक, चले अब चलते हैं। अब मान लो आप FII हो। अगर आप FII नहीं हो तो विदेशी संस्थागत निवेशक हो। FPI हो आप। FPI होंगे तो आप दो प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक होंगे आप, नहीं होंगे तो व्यक्तिगत निवेशक होंगे। और आप ना भारतीय कंपनी में ना, भारत के अंदर आकर भारत के कंपनियों के शेयर खरीदना चाहते हो, तो आपके पास आने के दो रास्ते हैं। नंबर फर्स्ट, आप प्राथमिक बाजार में जाओ। नंबर दो, आप द्वितीयक बाजार में आओ। द्वितीयक बाजार ही शेयर बाजार है, ये तुम जानते हो अच्छी तरह। ठीक, आ जाओ, आपका स्वागत है। आप आए, आपका स्वागत है। ठीक, आप फॉरनर हो आप। अच्छा, आप विदेशी संस्थागत निवेशक हो, व्यक्तिगत निवेशक हो तुम्हारा भारत के अंदर स्वागत है। जब तुम भारत के अंदर आओगे ना, मान लो आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। नंबर फर्स्ट, आप प्राइमरी मार्केट में जा सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में इसका मतलब प्राथमिक बाजार में जा सकते हैं। प्राथमिक बाजार में जा सकते हो। दूसरा, आप द्वितीयक बाजार में जा सकते हो, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट मतलब द्वितीयक बाजार। अगर आप द्वितीयक बाजार में जाओगे ना,
द्वितीय बाजार में जाओगे, नंबर फर्स्ट खास बात पता क्या होगी, जो प्राथमिक बाजार में जाओगे तुम, तो प्राथमिक बाजार में तुम्हें मिलेगा आईपीओ। आईपीओ आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार जब शेयर मार्केट में अब कंपनी अपने शेयर जारी करती है पहली बार, तो उसे हम आईपीओ बोलते हैं। और आईपीओ जिसके पास चला जाना, कहते हैं उसके तो भाग्य खुल गए। टाटा जब भी अपना आईपीओ जारी करता है ना, कोई कंपनी टाटा जी से प्रमोट करता होगा, पहली बार जब उसके शेयर जारी हो तो प्राथमिक से बाजार में जारी होते हैं। जब प्राथमिक बाजार में सर्टिफिकेट मिलेगा पूरा का पूरा, उसकी किस्मत खुल जाए, लॉटरी लग जाए उसके, और हम बेनिफिट भी बहुत तगड़ा तगड़ा बेनिफिट हो, जिसका नंबर आईपीओ में जा, लॉटरी निकल ली जा। जैसे एप्लीकेशन पता लग गया एलआईसी के शेयर मार्केट में जाने वाले, एलआईसी का आईपीओ जारी होने वाला। जब आईपीओ जारी होने वाला तो जो शेयर धारक होंगे ना, शेयर धारक इंटरेस्टेड होंगे और खरीदेंगे, इतनी अधिक मात्रा में खरीदेंगे, तो जितना होना चाहिए था ना उसका कहीं गुना आ जा एप्लीकेशन, उसका 60 गुना एप्लीकेशन आ जा। क्यों आ जा? क्योंकि सबको इंटरेस्ट है, सब लोग जागरूक हो चुके, आईपीओ खरीद के अपने घर में रखते हैं। आईपीओ का नाम इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रारंभिक अवस्था में ही ऑफर आ गया था, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये प्रारंभिक अवस्था में पहली बार शेयर मार्केट में जब कंपनी अपने शेयर जारी करती है ना, शेयर जारी करती है कहाँ का, कौन से बाजार में करती है शेयर जारी? प्राथमिक बाजार में। फिर जब शेयर जब तुम्हारे पास, मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, तुमने किसी कंपनी के शेयर खरीद कर दिए प्राथमिक बाजार में, एलआईसी के तुमने शेयर खरीद कर रख दिए, ठीक, इसके पास भी 100 शेयर है, 100 शेयर तुम्हारे सबके पास है। अब तुम बेचना चाह रहे, और तुम प्राथमिक बाजार में नहीं बेच सकते, अब तुम कहाँ जाओ? द्वितीय बाजार। और द्वितीय बाजार में जाओगे तो पहली बार तुम्हारे पास रखे तो तुम्हें जबरदस्त मात्रा में प्रॉफिट होगा, यही खास बात हो। लेकिन तुम्हारा नंबर भी इतनी जल्दी नहीं आनेगा, तुम बहुत लक्की मानने जाओगे, इतने भयंकर तरीके से लक्की मानने जाओगे। तुम्हारा लक होगा, भाग्य होगा तुम्हारा, अगर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा लक तुम्हारे साथ होगा, तो ये समझ जाओ तभी तुम्हारे पास ये जो ऑफर होंगे, जो इनिशियल ये हमारा प्राथमिक बाजार होगा, प्राथमिक बाजार आईपीओ, हर किसी को नहीं मिलता आईपीओ, समझ। और ये 24 घंटे उपलब्ध भी नहीं होता, पहली बार जब कोई कंपनी खोले जा तो तभी जारी हो, समझ नहीं बात यार। तो किसी के इंसान को बस लक हो, जिसका मिल गया तो मिल गया, नहीं तो गया बाहर में, समझ में आई बात है। इसके लिए फिर लॉटरी निकाल ली जा, तो जिसका नंबर आ जाए ना, जैसे 5-6 पर्ची डाल दी, उसमें एक पर्ची उठा ली, ऐसे बता जिसका नंबर नाम खुल गया बस उसका भाग्य जाग गया। अब इसमें बेनिफिट भी बहुत तगड़ा हो, इसलिए तुम कभी भी किसी कंपनी का, बड़ी कंपनी का, जैसे एलआईसी का आईपीओ जारी होने वाला हो रहा है, तो समझ जाओ, पता लग रहा है ना किसी कंपनी का ऐसे भविष्य में बेनिफिट हो सके, तो उसको बेच दोगे तो तुरंत तुम्हें फायदा हो जाएगा। तुमने 20,000 का खरीदा ना, समझ लो तुम्हें 10,000 का फायदा 2-4 महीने बाद हो जाएगा तुम्हें, 2-4 महीने में लगने 2-4 दिन बाद ही हो जाएगा तुम्हें बेनिफिट। द्वितीय बाजार में लगे बेचोगे बहुत महंगा बिकेगा, लॉटरी निकल ली जाए यहाँ से, समझ में आया बात है। और लेकिन खास बातों मैंने कहा, जो प्राथमिक बाजार हो ना, प्राइमरी मार्केट हो, उसमें जो आईपीओ वो हर समय उपलब्ध नहीं होता। तो अब बताओ, तुम विदेशी संस्थागत निवेशक हो, आया समझ में, और व्यक्तिगत संस्थागत निवेशक नहीं, दोनों में तो एक हो तुम। अगर यहाँ हर समय यहाँ बाजार में आईपीओ उपलब्ध नहीं है, तो तुम कौन से बाजार में जाओगे? कौन से बाजार में जाओगे? द्वितीय बाजार में जाओगे। अब द्वितीय बाजार में जाओगे ना, तो भारत सरकार क्या कहती है, उनको सुनो एफपीआई कहती है, सुनो बजा, आगे तुम क्या नहीं जी, आगे कहाँ है? प्राथमिक बाजार में गए थे, आईपीओ नहीं है वहाँ से, अब कहाँ जा रहे? जिस द्वितीय मार्केट में जा रहे। क्या काम है? ये शेयर खरीदना था। क्या खरीदना था? ये शेयर खरीदना था। अच्छा, किसका शेयर खरीदना चाहते हो जी? भारतीय कंपनी का खरीदना चाहते हो। कौन सी कंपनी? भारतीय कंपनी का। अच्छा, क्या खरीदना चाहते हो? कौन से बाजार में? कहने लगे भारत सरकार कहती है, पता क्या कहती है? रुको, मनमोहन सिंह की सरकार 1992 में कह रहे सुनो, ये डॉक्यूमेंट कागज पढ़ गए तुम बाहर से? जी नहीं पढ़ गए, तो फिर सुनो भैया, अब बता जाएगा भारत सरकार। ये कह रहे कंपनी देखो, यहाँ देखो कंपनी के इन एफपीआई वालों पर लिमिट लगाई, अपनी औकात में रहेगा शेयर खरीदना मार्केट में। बाहर से आए ना, विश्वास नहीं है मुझे सर पर, भारत सरकार ने कहा मुझे सर पर विश्वास नहीं है, अब ये नियम इंस्ट्रक्शन पढ़ो जी हमारे लिए। हाँ, एफपीआई वाले ना, तुम फॉरेनर हो, तुम्हारे लिए ये जी। ऐसा क्यों जी? हमने तेरे पे विश्वास करा था पहले, दोबारा नहीं कर सकते तेरे पर, समझ में आया बात? या इसे पढ़ो ना पहले। चलिए, एक्टिंग ठीक कर लेता हूँ ना मैं, ठीक है। मैंने कहा था यार, कहाँ घुसा दिया मुझे, इतना हॉलीवुड का हीरो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, साउथ का हीरो का। ये इधर देख लो, ठीक। अब ये ना एफआईआई वाले संस्थागत निवेशक, जो संस्थागत निवेशक एक साथ एक साथ दोनों को आने की अनुमति दी गई। भारत सरकार ने एक नीति बनाई, उसे कहते हैं एफआईआई, इसे बोलते हैं एफआईआई पॉलिसी।
1992। यानी इनके लिए नीति बनाई। वो पता क्या कहा, 3 लोग जो भारत के अंदर पैसे लगा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो FII, एफ इसका मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक। दूसरे नंबर पर QFI, इससे भी बात QFI, अरे QFI है ना, ये बड़े खतरनाक है व्यक्तिगत निवेशक, ये बहुत घोटाला कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत निवेशक ऐसा पूरी शेयर मार्केट को हैक कर लेगा, मैनिपुलेट कर लेगा पूरी मार्केट को। समझ में आया बात या? ठीक। तो जब हमने नीति बनाई तो इसी नंबर पर एक हो हमारे NRI, ये भी तो बेचारे, इन्हें भी तो कुछ दो। आया समझ में? जिस दुनिया में भागे फिर रहे, ये तो डॉलर लेकर आते तुम्हारे लिए, इन्हें भी अपनी शेयर मार्केट में पैसा लगाने की अनुमति दो। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? भारत सरकार सुनो, सरकार अनुमति, सरकार लेगा ही पॉलिसी, FII को लेकर पॉलिसी लेगा 1992 में। और सरकार ने पता क्या कहा, FII वालों को अनुमति दे दी। वो पता कब अनुमति दी? 1992 में अनुमति दी। इन्हें QFI वालों को पता क्या कहा, मेरे तेरे को भरोसा नहीं है। उसने कहा क्यों नहीं है सरकार? क्योंकि अरे एक अकेले व्यक्ति बहुत सारे घोटाले कर सको, सरकार आने को अनुमति दे दो। क्यों देता आने की अनुमति भाई? तुम अकेला व्यक्ति, हर्षद मेहता वाला घोटाला झेल रखा था इन्होंने। इन्होंने पता था कोई ये QFI वाले जो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स हो ना, एक व्यक्ति के पास इतना पैसा बैठा बैठा पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर लगा। इसलिए भारत सरकार को डर था कि भारत सरकार, जो भारत का शेयर मार्केट है ना, वो तेजी के साथ गिरेगा। अगर गिरा ना तो भारत की जो कंपनियां, समझ में आई बात है, ये इन्हें लूट कर लेके चले जाएंगे, भारत का सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे बाहर नहीं। इसलिए भारत सरकार ने 1992 में सिर्फ FII, विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थाओं को पकड़ना आसान हो, अकेले व्यक्ति को पकड़ना भारी हो। समझ में आया बात है? ठीक। तो इन्हें तो आने की अनुमति दे दी, इन्हें नहीं दी। ये बेचारे इंतजार करे, बाबा आने की अनुमति दे देना अपने देश में। QFI वाले, बाबा आने की अनुमति दे देना। इस तरह करते 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 इनकी उम्रें गुजर गई। क्या गुजर गई? उम्रें गुजर गई। और लगभग ना 2021 15 आज तो 15 साल पहले, कौन सा सन होगा 15 साल पहले? लगभग 2004-5 के आसपास ही मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह ने इन्हें भी फिर आने की अनुमति दी 2004-5 में। 2004 या 5, तुम जब देख लेना घर जाकर, मुझे डेट तो थोड़ा ज़्यादा याद नहीं लगता, लेकिन 15 साल के आसपास इन्हें भी आने की अनुमति दे दी। QFI वालों को इन अनुमति पहले मिल गई थी 1992 में, इन्हें बाद में 2004-5 के आसपास, लगभग 15 साल पहले इन्हें भी आने की अनुमति दे दी। अभी NRI चिल्ला रहे खड़े होकर, कह रहे हम तो तुम्हारे देश के ही थे, कम से कम हमें तो पैसा लगाने दो। तो भारत सरकार पता क्या कहती है? 1 जनवरी 2012 का टाइम था। कब का? 10वीं क्लास से पढ़ रहा था मैं। 1 जनवरी 2012, समझ गए? तो जब 1 जनवरी 2012 को जब भारत सरकार आती है ना, तो भारत सरकार पता क्या कहती है? भारत सरकार, चाहे तुम FII हो, चाहे QFI हो, चाहे NRI हो, अब भारत के अंदर तुम्हारी शेयर मार्केट में खुल कर स्वागत है, खुल कर, दिल खोल का आओ। अब आना नहीं, दिल खोल का आना। कैसा आना? जो करना ना, बस इन्होंने कहा जो करना शेयर मार्केट में अब खुलेआम करो, तुमको कोई प्रतिबंध नहीं है। पहले रिडक्शन आए थे, पहले डर था, अब भारत सरकार को डर नहीं है। क्योंकि अब जो सेबी बनाई थी, सेबी नाम की जो संस्था बनाई गई थी, अब ये भी तो मजबूत हो रही थी। आया समझ में? इसके पास भी टेक्नोलॉजी कमी नहीं आती। समझ में आया बात है? एकदम पकड़ लेती कोई भी घोटाला करता। अब कहा तुम्हारा भारत की शेयर मार्केट में स्वागत है। NRI वालों को, NRI वाले खुश 1 जनवरी 2012 के बाद। आया समझ में? नॉन रेसिडेंट इंडियन, समझने की बात है, गैर निवासी भारतीय है, यही तो बोलते हैं ना। उसके बाद अब बताओ भारत की शेयर मार्केट में आ सकते नहीं आ सकते? लेकिन पता क्या कहा गया इन्हें? पता क्या कहा गया? आओ देखते हैं ना क्या कहा गया। भारत की शेयर मार्केट में तुम आओगे, एक विदेशी निवेशक, सुन लो, एक विदेशी निवेशक, चाहे तुम संस्थागत निवेशक हो चाहे व्यक्तिगत निवेशक, किसी भी भारतीय कंपनी का, कोई भी भारतीय कंपनी हो, कोई भी, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, काम आने वाली, ठीक है? इसे लिखना ही पड़ेगा मेन से। कोई भी भारतीय कंपनी हो, कोई भी भारतीय कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, उसका ना तुम 10% से ज्यादा हिस्सा नहीं खरीद सकते। यस, खास बात है। एक ही व्यक्ति, चाहे वो विदेशी संस्थागत निवेशक, एक व्यक्ति, एक की बात बता रहा हूं मैं, एक जो आने वाला विदेशी संस्थागत निवेशक चाहे व्यक्तिगत निवेशक हो,
वो ना कितना 10% से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद इन्हें कहा गया, और किसी भी एक कंपनी की बात बता रहा हूं, एक कंपनी में एक व्यक्ति, चाहे विदेशी संस्थागत निवेशक चाहे व्यक्तिगत संस्थागत निवेशक, वो 10% से ज्यादा नहीं खरीदेगा। और कुल मिलाकर आप सारा, ये चाहे आप अपने पूरे देश को बुला लो, जैसे बुलाना बुला लो, 24% से ज्यादा नहीं खरीद सकते। 24% से ज्यादा नहीं खरीद सकते। 24% से ज्यादा नहीं खरीद सकते। कहने लगे भारत सरकार की 1992 की पॉलिसी में थी ये बातें सब। भारत सरकार के विदेशी संस्थागत निवेश बोल रहे जी, समझ में नहीं आई ये बात, थोड़ा खुल कर समझाओ। लो फिर ए नाम का व्यक्ति, अंजू कोई व्यक्तिगत निवेशक होगी, कहने लगी जी मैं ना SPL नाम की कंपनी, मान ले तो वैसे ही SPL नाम की कंपनी, यानी पीछे छोड़ने की तुम्हारी SPL नाम की कंपनी, SPL नाम की कंपनी के शेयर खरीदना चाहती हूँ। अंजू नाम की लड़की है, कौन से नाम की? तो व्यक्तिगत निवेशक मांगे, संस्थागत निवेशक मांगे? व्यक्तिगत निवेशक मांगी। मैंने कहा चल आजा, स्वागत है तेरा। कहने लगी मैं खरीद सकती हूँ क्या? कह रही बिल्कुल खरीद सकती हूँ। मैंने कहा ऐसी कैसी बातें करती हो? अच्छा। मैंने कहा 8% ही खरीद सकती हो। कह रही 11% नहीं खरीद सकते। मैंने कहा भारत सरकार का डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ाते 10%। अकेली बंदी ना, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे निवेश। कह रही मैं किसी कंपनी के जरिए आऊँ, अगर अब किसी कंपनी को अपना पैसा लगाओ, उस कंपनी को भारत में भेजूँ, मैंने कहा तब भी 10% तक ज़्यादा नहीं खरीद सकते। चाहे किसी कंपनी के जरिए आ जा, चाहे आ जा अकेली, आया समझ लो, चाहे अंधेरी रात में आए, चाहे अंधेरी रात के बाद आ, 10% से ज़्यादा नहीं। समझ में आया बात है? जब भी आ गई 10% से ज़्यादा नहीं, 10%। कहने लगे 10% ही क्यों? मैंने कहा वो बाद में बताऊंगा, अभी पहले थोड़ा गौर समझ। ठीक। मैं कह रही मैं अपनी फ्रेंड को भी लाना चाहती हूँ, फ्रेंड को। मैंने कहा उसका नाम क्या है? कहने लगी बबीता। क्या नाम है उसका? उसका नाम आयत खान था, मैं भूल गया था। क्या नाम था उसका? आयत खान आई, 8% शेयर खरीद के चली गई। वो 11% खरीद सका? एक व्यक्ति विदेशी संस्थागत निवेशक जो होगा या व्यक्तिगत निवेशक होगा, वो भारतीय कंपनी के अंदर केवल भारतीय कंपनी का एक कंपनी के अंदर 10% हिस्से खरीद सकता होगा। समझ गए? दूसरा व्यक्ति आया, कहने लगे हम भी खरीद सका। हाँ खुल का खरीद दो, 7%। थोड़ा गरीब टाइप का होगा, क्या दिक्कत होगी? अलेक्जेंड्रा देख लो इधर अलेक्जेंड्रा आई, कहने लगी हम भी खरीद सका। हाँ खुलकर खरीद सकती है, खुलकर। अब बताओ कितना होगा? 6% होगा। ठीक। एक ही कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं सभी हैं, SPL में इन्वेस्ट करे सभी हैं, यानी मुझे भी इसमें इंटरेस्टेड, इसमें सब सारे SPL के पीछे पड़े हुए हैं। हाथ दो। पता नहीं क्या चाहिए ना? अच्छा हेक्सोनिया। अब बताओ कितना खरीद गया? ये 8% नहीं खरीद सकती, 9% नहीं खरीद सकती। 8, 7, 15, 15, 6, 21 और 21 और 3, 24। इसका मतलब जो हेक्सोनिया नाम की बंदी थी, हेक्सोनिया नाम की बंदी 3% ही शेयर खरीद सकती है। आने में लेट होगी। पहला ना दिख रहा था तेरे को? पहला ना दिख रहा था? यू आर लेट। पहले नहीं दिख रहा था? पहले नहीं दिख रहा था क्या? इधर देखो, इधर देख लो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है? गलत कर दिया नहीं कर दिया? ऐसे ही है। तो ये कह रही हेक्सोनिया, कह रही नहीं, कह रही गलत नहीं कर दिया। मैंने गलत नहीं कर रहा, मैंने कहा पहले नहीं दिख रहा था। ऐसे समझ लो, बाहर बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड पड़काना चाहिए था, नहीं पड़काना चाहिए था बोर्ड? कह रही थी तब समझ में नहीं आया था। मैंने कहा समझ में आ गया ना, ठोकर लगने के बाद अकाला हुआ। तो SPL का इनके पास टोटल कितना शेयर चला गया? कितने % शेयर चला गया? 24% शेयर SPL का इनके पास चला गया। तो पता लग गया तो किसी कंपनी का। अब बताओ 24% शेयर अब भी इसके पास है। अभी तो ये रह रहे हैं, इसमें जरूर नहीं आए सारे के सारे व्यक्तिगत हो सकता है एक्सोनिया नाम की पूरी संस्था हो, संस्था भी हो सकेगा, तब भी इसके पास 10% तो फालतू नहीं जाने वाला। कुछ भी आ जाओ तुम,
10% ही क्यों, वो भी थोड़ी देर बाद 10% ही क्यों, वो भी बताऊंगा, तुम घबराने की बात नहीं। अब आए NRI वाले, कह रहे हम तो थारे देश के ही, हम पर तो रहम करो। अच्छा, थारे देश के ही, इन्हें पता क्या कहा गया, तुमने किसी कंपनी का, बाबू तुमने किसी कंपनी का 5%, कितना, जो NRI वाले कौन है, तुमने किसी कंपनी का 5% ही शेयर खरीद सकते हो, कितना, 5% शेयर खरीद सकते हो। और सारे के सारे NRI मिलकर ना, सारे के सारे, एक NRI की बात बता रहा हूँ, एक NRI की बात है, एक NRI की बात है, और सारे के सारे मिलकर तुम 10% ही खरीद सकते हो। जैसे एक NRI आया, एक NRI, ये सोनू जी है, अरे अपनी कंपनी में खरीद दोगे क्या जाकर, ठीक, एक NRI आया, ठीक, इसने कहा कि मैं तो 5% खरीद लिया उसने। दूसरा NRI है, इन्होंने कह रहा SPL में निवेश करे, सब SPL में इंटरेस्टेड है। दूसरा आया, वो कहने लगा मैं तो 2% खरीद दूंगा। अब उन्होंने कहा तीसरा कितना खरीद सका, बस तीसरा कितना खरीद सका, 3.5, 3%, जो तीसरे वाला 4% खरीद सका, लिमिट लगा हुआ। सारे NRI मिलकर ना टोटल 10% से ज्यादा नहीं खरीद सकते। लिमिट कितनी होगी, 10 होगी, तो 10% तक, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आया समझ, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 हो सकती है। अब बता दो, टोटल 10 यहाँ होगी NRI को मिलाकर, और 24 यहाँ होगी, और 24 और 10 कितनी होगी, कितनी होगी, 34%। अब मुझे बता दो किसी कंपनी के पास कितने शेयर हो, 100%, और 100 मतलब 34 घटाओ 66%, यानी इसका मतलब तब भी भारतीय कंपनी डोमिनेट करेगी शेयर मार्केट के अंदर, तब भी भारतीय कंपनी डोमिनेट करेगी। अब बताइए भारत सरकार की पॉलिसी सही थी गलत थी, आज समझ में बात है। ये बातें जो टेक्निकल बातें, ये नहीं समझाई जाती कहीं भी, ये किताब पढ़ने के बाद में समझ में आती है। अब कोई भी किताब पढ़ना कहीं भी जाएगा जिंदगी भर समझ में आ गई तुम बात। चलो मोटे मोटे तरीके से एक बार ब्रीफ करवा दो, तो बताओ कोई भी विदेशी निवेशक हो, वो भारतीय कंपनी का कितने प्रतिशत हिस्सा खरीदता, एक बंदा खरीदता का, तो और सारे मिलाकर एक कंपनी, सारे मिलाकर एक कंपनी का, सभी कंपनी का नहीं, एक कंपनी की बात बता रहा हूँ, 24%। अच्छा, और NRI वाले एक अकेला NRI, अकेला कोई NRI ऐसा, जो एक NRI ऐसा होगा जो 6% खरीद लगा, 5% लिमिट लगी, अकेला, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं। और सारे NRI मिला, और 24 और 10 कितने हो, 34 घटा कितना बच जाएगा। डिसीजन मेकिंग में कौन भूमिका निभागी, भारतीय कंपनी। यार तुम तो होशियार हो गए, बड़े आसानी से समझ गए। तो इतना आसान नहीं आता समझना, वो टेक्निकल साइड है। भारत सरकार का कभी डॉक्यूमेंट पढ़ना जाकर, समझ बात है, वो तो मुझे उसमें एक्टिंग स्टार्ट करनी पड़ी तुम्हें समझाने के लिए, समझ में आया बात है। अपने आप को एक्टर घोषित करना पड़ा मुझे, समझ में आई, जब जाकर तुम्हारे समझ में आया। हाँ, जो भी समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत, कह लो जो कहना है। अब सवाल 10% ही क्यों, 10% ही क्यों। भारत सरकार तो पूछा सुन, अजी हम 11 नहीं खरीद सकते। हेलो, भारत सरकार तो पूछा अजी हम 11 नहीं खरीद सकते, अब भाग गया था। क्यों, भारत सरकार को दूसरा डॉक्यूमेंट पड़ गया। अच्छा जी, कहाँ से मिला जी डॉक्यूमेंट्स। अरे भाई, अपने देश में तुम टैक्सेशन, किसी देश की टैक्सेशन पॉलिसी पढ़ करनी चाहिए तुम। उसने कहा जी ये क्या हो जी, कहा जी मैं तो कौन हूँ जी, मैं तो FPI वाला हूँ जी। अच्छा, FDI के रूल पढ़े, हाँ जी पढ़े, FDI के रूल पढ़े जी, हाँ जी पढ़े जी। अच्छा, क्या पढ़ा था उसके अंदर भाई। अच्छा जी, कुछ नहीं पढ़ा था जी, FDI की 5 लिमिट हो जी, FDI की 5 लिमिट नहीं होती क्या, एक तो 26% हो जी, एक 49 हो, एक 74% हो, एक 51, एक 74, एक 100%। हेलो जी सुन लो जी, हेलो जी सुन लो जी, एक तो FPI वाले हो जी,
और एक हो जी एफडीआई वाले। एफडीआई वाले ये इनसे पूछ रहे, ये पूछ रहे भारत सरकार से कि 10% से कम ही क्यों जी, 9% ही क्यों, 10% क्यों नहीं खरीद सकते। कहने नहीं, जिस दिन भी तुमने 10 किसी कंपनी का, कोई कंपनी XYZ, सुनो भाई एफपीआई वालों, भारत सरकार कह रही नहीं चिल्ला चिल्ला कर, क्या करने आए जी, शेयर खरीदने थे। क्या खरीदने थे? अच्छा, मैंने कहा आईपीओ नहीं मिला जी, आईपीओ खत्म होगा जी। उसने कहा एफपीओ क्यों, आईपीओ क्यों नहीं मिला? क्यों कह रहा जी लॉटरी डाला तो उसके लिए अप्लाई तो करा था, लॉटरी नहीं निकली। ऐसा लग रहा है भारत सरकार भेदभाव करती है, अपने अपने लोगों को दे दिया, हम तो भारत आए जी। भारत आए, क्या चाहिए जी? आईपीओ तो मिला नहीं, द्वितीय मार्केट माना था, और किसी कंपनी का हम ना 10% 11% हिस्सा खरीदना चाह रहे। अकेले ही हो जी? हाँ जी मैं तो अकेला ही हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट पढ़ा? नहीं पढ़ा, भाग यहाँ तो भाग। उसने कहा डॉक्यूमेंट जी, डॉक्यूमेंट कौन सा? भाई सारे 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, 1992 का डॉक्यूमेंट ही पढ़ का है, भाग यहाँ तो कोई समझ नहीं। पहले तुम तो तैयारी कर, पहले शेयर मार्केट में तो सब सिखाया जा, शेयर मार्केट में यही तो सब सिखाया जा। उसने कहा जी स्कूल में जाऊँ था, स्कूल के पीछे जाऊँ था। अच्छा, कॉमर्स की क्लास में तुम तो पढ़ाए नहीं तुझे? ना जी ना, उस दिन भी छुट्टी लग गई थी जिसने पढ़ा रहे थे। इधर देख लो, इधर XYZ कंपनी 10%, उसने कहा जी 11% खरीद लिया जी मैंने, शेयर मार्केट में लिस्टेड कर रहा हूँ। तो भारत सर जैसे ही किसी कंपनी का खरीद सकता, कोई दिक्कत नहीं, 11% खरीद ला। एफपीआई वाला कूद गया, भाग गयो, तेज गया कूद गया, और तुरंत 11% शेयर खरीद के बैठ गया। अब भारत सरकार कह रही अपने शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी में काम कर रहा है, भारत सरकार का जो सेबी संस्थान है, सेबी यही काम कर रहा, सेबी का काम ही क्या है, यही काम कर रहा। सेबी ने देखा ये कौन है भाई, ये कहने लगा तो ये तो कोई एक्स नाम, ये नाम मिस्टर एक्स है कोई, मिस्टर एक्स है कोई, और ये मिस्टर एक्स इसने ना इस किसी कंपनी का भारत की जिस 11% शेयर खरीदना, देख सेबी की नजर पड़ी, उठाया सीधा एफडीआई कैटेगरी में डाल दिया। जो भी 10% की सीमा को पार कर देगा ना, 10% भी खरीद लेगा ना, सीधा एफडीआई की कैटेगरी में जाएगा। ऐसा मतलब अब तुम सोच रहे हो इस महीने से क्या होगा, क्या फर्क पड़ता, क्या तो एफपीआई में क्या एफडीआई में हो, तो फर्क क्या पड़ता? फर्क पड़ता है, टैक्स इन्हें भी देना पड़ता, भारत के अंदर टैक्स इन्हें भी देना पड़ता, इन्हें टैक्स देना पड़ता 40%, इन्हें देना पड़ता 15%, सबको अलग अलग हिसाब हो, सारा समझाएंगे। आज समझ पा अभी इतना है, क्या कह रही, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, वो दिक्कत है कहाँ तक? फर्क पड़ता। अब ये कहता जो मिस्टर एक्स आया था जी, क्या फर्क पड़ता, आप एफपीआई में रख लो, एफडीआई में रख लो, डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा जी? पढ़ा था। तो कह रहा डॉक्यूमेंट 1992 का लग रहा, 2013 में अलग बदलाव इन्हें कंपनी देने के 2013 के तहत दोनों पड़ेगा, समझे? डॉक्यूमेंट पड़काओ, तो डॉक्यूमेंट जब पड़काओगे तो तुम पर ना टैक्स की जो दरें ना बदल जाएगी। यहाँ तुमने पता लग रहा है इतना तुमने पैसा कमाया नहीं, कमाई तुमने 10,000, टैक्स लग गया 15,000 का, 5,000 ही उधार लेते फिर रहे। समझ में आ बात है? तो 11% खरीद का क्या फायदा था तुझे? खरीदा तो 51% खरीद के आसपास जाएगा उसके, समझे? ठीक जी, गलती हो गई, गलती कुछ नहीं है। अब एफडीआई में आ गया ना, चुपचाप 40% टैक्स देगा, तेरे ज्यादा दर्द हो रहे थे ना। अब बता ना पढ़ने का क्या फायदा हो, इसलिए कहते हैं पढ़ लेना चाहिए, ना पढ़ने का ये फायदा हो। अब इन्हें टैक्स दिया, इस कैटेगरी में जाकर 40% टैक्स दिया, जितना लेकर आया था ना, चुपचाप जाके यहाँ भारत में आकर बर्तन ही बेच रहा है। क्या कर रहा है? बर्तन ही साफ करने पड़े बाद में जाकर। तो कहते हैं थोड़ा पढ़ लेना चाहिए भाई, समझ में आएगा। अब तुम समझना चाहते हो कहाँ कहाँ कितना टैक्स, एफपीआई वालों को टैक्स देना पड़ता, एफडीआई वालों को टैक्स देना पड़ता। अब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ एफपीआई वालों को कितना टैक्स देना पड़ता और एफडीआई वालों को कितना टैक्स देना पड़ता। समझ ये बात है? जैसे ही कोई भी विदेशी निवेशक 10% की सीमा को पार कर जाएगा, तुरंत एफडीआई की कैटेगरी में आ जाएगा। चाहे वो अगर वो एनआरआई है, अगर वो 6% पे चला गया तो वो एफडीआई की कैटेगरी में आ जाएगा। और सारे निवेशक मिलकर टोटल वे पार करके 10% की सीमा को सारे को उठा के यहाँ डाल देंगे एफडीआई की कैटेगरी में, फिर टैक्स देंगे। और टैक्स की दरें एफडीआई में ज़्यादा, क्योंकि एफडीआई में ज़्यादा क्यों? क्योंकि लंबे समय के लिए भारत हुआ, तो फिर टैक्स भी उनसे ज़्यादा लेंगे। समझ में आया क्या बात हो रही? लंबे समय के लिए भारत में नहीं आते एफडीआई वाले, ठीक? एफपीआई वाले शॉर्ट टर्म्स के लिए
जो टैक्स हो मैं भी शॉर्ट टर्म से टैक्स देगा। अब देखते हैं टैक्स कितना देते हैं। टैक्स तो सबको देना पड़ेगा, बिना टैक्स से कुछ नहीं है। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, चलो अच्छा लग रहा टॉपिक, यो इंटरेस्टिंग हो रहा। ठीक, लेकिन बहुत बोरिंग टॉपिक था ठीक है, लेकिन मैंने इंटरेस्टिंग बना दिया था एक्टिंग कर कर। मेरी एक्टिंग को अवार्ड मिलना चाहिए। पता लग गया? इसे तमीज से लिखना सारा जाएगा, एक एक डायलॉग लिख लेना, ठीक सारा काम आने वाला। किसके पास कितना डायलॉग, हाँ डायलॉग लिखना, सब लिखना बैठ के, किसके पास कौन सा कितनी कैटेगरी में डाला गया उठा के। याद रखना एक बात, जैसे ही कोई भी एफपीआई वाला किसी भी कंपनी के 10% 9% शेयर को पार कर जाएगा, भारत सरकार उसे उठागी तुरंत और कौन सी कैटेगरी में डाल देगी, एफडीआई की कैटेगरी में। अब क्या फर्क पड़ता है एफडीआई हो एफपीआई हो? टैक्स टैक्स टैक्स। आया समझो? बताया मैंने उसके साथ क्या हाल हुआ। ठीक, मिस्टर एक्स के साथ भूलना मत बिल्कुल भी। चाहे तुम एफडीआई वाले हो, चाहे तुम एफपीआई वाले हो, एफपीआई वाले दोनों का काम क्या हो? टैक्स। दोनों का काम हो प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट तो सबको चाहिए, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो उसे वहीं छोड़ दोगे। सही बात है, प्रॉफिट तो सबको चाहिए। ऐसे समझो, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस बंद कर दोगे, बिजनेस बंद करने के बाद अपने अपने देश वापस लौट जाओगे। समझ में आ बात है? जरूरी प्रॉफिट, बिजनेसमैन की यही खास बात हो। अब जो एफडीआई भारत सरकार ने ना, भारत सरकार ने, अगर तुम एफडीआई वाले, अगर तुम प्रॉफिट हुआ तो जो प्रॉफिट हुआ ना उस पर जो टैक्स की रेट, टैक्स दर, टैक्स की जो रेट वो 40%। 40% कमाते भी तो बहुत हैं एफडीआई वाले, थोड़ा मोटा। अब देखो मोबाइल फोन में तुम रिचार्ज करवा रहे हो, एयरटेल का है, वोडाफोन का, कितने रिचार्ज हो रहे होंगे, एक साल में कितना पैसा कमा रहे होंगे। जितने भी कमाए ना, आ जाओ 40% टैक्स लगेगा। अब भारत के अंदर रखो, फिर लेके जाओ भारत के बाहर पूंजी का बहुत, तुम धन की निकासी करते हो ना यहाँ तो, एफडीआई वाले तो हैं बहुत धन की निकासी करते हैं ना, लेके जाओ यहाँ तो। उसके बाद इधर एफपीआई वाले हैं, कौन है? एफपीआई वाले। ये कौन है? एफडीआई वाले। यहाँ टैक्स का रेट कितना? 40%। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत? क्या होगा? अब जरा मुझे एक बात बताओ, जरा मेरी नजर, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, आप हो, आपने खरीद लिया किसी कंपनी का शेयर। क्या खरीद लिया? क्या खरीद लिया? शेयर खरीद लिया किसका? किसी कंपनी का। कोई कंपनी XYZ कंपनी, उसका शेयर खरीद लिया। और शेयर खरीदने के बाद दो तरीके होंगे। नंबर फर्स्ट, हो सकता है तुमने शेयर 1 साल तक रखा हो सकता है 1 साल तक रखा हो, 1 साल से कम रखा हो, और हो सकता है 1 साल से ज़्यादा रखा हो। दो तरीके हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, तुम जो शेयर है ना, शेयर अगर तुम 1 साल से कम रखोगे, 1 साल से कम रखोगे, ये शेयर तुम्हारे पास मौजूद है, अगर किसी शेयर को तुम 1 साल से कम रखोगे ना, तो वो पता कौन सी कैटेगरी में आएगा? शॉर्ट टर्म गेन एसेट्स। शॉर्ट टर्म गेन एसेट्स, ये लिख लेना नाम, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं पता मुझे, इंग्लिश में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में लिख सकते हो। शॉर्ट टर्म गेन एसेट्स, अगर तुम 1 साल से ज़्यादा रखोगे शेयर को अपने पास,
ठीक, किसी कंपनी के शेयर खरीद लेना, एक साल से ज़्यादा रखोगे तो अगर लॉन्ग टर्म गेन का एसेट्स 1 साल से ज़्यादा रखोगे, अगर ये शेयर है तुम्हारे पास, अगर 1 साल से ज़्यादा रखोगे तो नंबर ये पहले वाला, ये तो शॉर्ट टर्म गेन एसेट्स। अब दूसरे नंबर पर इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म गेन एसेट्स। ठीक, एक तो शॉर्ट टर्म गेन एसेट्स होगा, अगर तुमने किसी कंपनी के शेयर 1 साल से कम रखे होंगे तो शॉर्ट टर्म गेन एसेट्स होगा, तो वहाँ फिर जो ब्याज होगा ना वो अलग तरीके का होगा ब्याज। भारत सरकार कहने वाली है तुम टैक्स दो, कहाँ जा रहे हो। शेयर अगर तुमने कंपनी के शेयर 1 साल से ज़्यादा रखे होंगे तो भारत सरकार तुम्हें कहने वाली टैक्स दो, कहाँ जा रहे हो। एफपीआई वालों की बात बता रहा हूँ मैं, इनकी बात नहीं बता रहा हूँ। किन की बात बता रहा हूँ? जब तक 2018 का टाइम था तो 2018 तक ना इन पर कोई टैक्स नहीं आया था। जो लॉन्ग टर्म गेन एसेट्स वाले हैं, ना इन पर कोई टैक्स नहीं आया था। बात समझ रहे ना तुम? कब तक की बात बता रहा हूँ मैं? 2018 तक इन्हें 2018 तक ना इन्हें जो टैक्स देना था तो टैक्स का रेट पता कितना था? 0%। और 2018 में ना अरुण जेटली बड़े तेज इंसान थे। अरुण जेटली वित्त मंत्री थे उस टाइम पर, आया समझ में। निर्मला सीतारमण उनके बाद ही बनी। ठीक, 2018 में ही मर गए थे, 19 में मरे हैं जाकर। समझ में आया बात? या बड़ा तेज इंसान था, वकील था एक टाइप का, तेज बहुत था, बड़ा तेज पुर्जा था। उसके बाद पता क्या हुआ? उन्होंने देखा कि यार ये जो एफपीआई वाले 1 साल तक अपने पास रखे हैं ऐसे, कुछ ऐसे थे जो 1 साल से ज़्यादा रखा थे, जो ज़्यादा रखा ना तो फिर बेनिफिट भी ज़्यादा देगा। उसने अंदाजा लगाया यानी तो बहुत पैसा ले जा रहे, 3,67,000 करोड़ रुपए, 3,67,000 करोड़ रुपए लेके जा रहे हैं। तो अरे बहुत बड़ा अमाउंट लेके जा रहे हैं, भारत तो कमागा और टैक्स दे नहीं रहे। अरुण जेटली की नज़र पड़ेगी इस पर। किसकी नज़र पड़ेगी? क्यों कह रहे पता? अरुण जेटली ना अगले दिन नोटिस जारी करा पता क्या कहा? जो भी कंपनी लॉन्ग टर्म भारत के अंदर शेयर रखेगी, रखने के बाद अगर उसे 1 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ ना तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अगर बेनिफिट हुआ ना तो उस पर 10% का टैक्स लगेगा। 2018 के बाद की बात बता रहा हूँ तुम्हें, आया समझ में। तो जो लंबे समय तक भारत के अंदर एफपीआई वाले शेयर रखेंगे ना किसी कंपनी का खरीद कर 1 साल से ज़्यादा, अगर उन्हें 1 लाख रुपए का बेनिफिट होगा तो ये समझ जाओ भारत सरकार उन तो 10% का टैक्स लेगी। आया समझ में? ले क्यों रखा? कारण भी पता लग गया, किन्ने करा वो भी पता लग गया। आया समझ में? और मैंने कहा तो बड़ा तेज आदमी था, देखो नज़र निगाहें कहाँ गई उसकी। समझ में आया बात है? जब आर्थिक सर्वेक्षण को देख रहा होगा, अच्छा यार इन पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो पैसे लेके जा रहे हैं। हाँ, इसकी नज़र पड़ेगी 3,67,000 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट लेके जा रहे हैं और वो भी 0 टैक्स पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, इनका पकड़ लिया रास्ते में, तब से पता क्या करना है, ये भारत की मार्केट में रुकते ही नहीं 1 साल तक पहले तो रुक भी जाते हैं, तब तक अरुण जेटली में काम कर रहा है ना, इसे पता लगा कि 1 साल होने ही वाला 1 साल से पहले निकालो भाग जाके। समझ गए? बड़े थे तो भाई भारत सरकार ने सोचा ये तो बड़े तेज हो गए, इसके लिए भी कुछ काम करना चाहिए 1 साल से कम वालों के लिए। शॉर्ट टर्म से अगर गेन होगा, अगर 1 साल से कम रखोगे ना तो तब भी भारत सरकार ने टैक्स लगाया एफपीआई वालों पर। जानना चाहते हो किस किस पर कितना लगाया? पेपर में पूछा जा सभी हो। यूपीएससी इतनी गहरे में जाओ सवाल पूछने खातर, अब बच्चों का लेवल नहीं है यहाँ तक, इसके लिए 3-4 घंटे बिताने पड़ते हैं। समझ में आया बात? यह कि शॉर्ट टर्म से अगर गेन होगा, एफपीआई वाले अगर अपना पैसा 1 साल से कम रखेंगे तो तब कितना टैक्स वर्तमान समय में ये पढ़ते रहना चाहिए, यही तो अपडेट करना पड़ा तुम। शायद समझ भारत सरकार कभी बदलाव कर देना, कभी भी नोटिस जारी कर दो। समझ में आया बात है? या जब बजट पास हो तब भी वहाँ इस तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत सरकार खड़े होकर वहाँ 1 घंटे तक बोल लगा हुआ, तुम्हें तो पता लगे पता नहीं इंग्लिश में क्या बोल के चली गई। समझ में आया बात है? नीचे हिंदी में सभी पढ़ ले करो। इस बार जो भाषण आगा ना, बजट आने वाला, बजट पहले ही पढ़ा दूँ तो जो 2023 का फरवरी में बजट आने वाला, आया समझ? फरवरी में बहुत कुछ बदल जाएगा, उससे पहले ही बहुत कुछ बदल जाएगा। आया समझो? जब भी बदलेगा ना फरवरी के अंदर, समझ तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा हो क्या रहा सब कुछ। ठीक, क्योंकि मैं तो पहले ही पूरा का पूरा मजबूत बना चुका हूँ इन सब चीज़ों, समझ में आया? तो फरवरी में बहुत कुछ बदल देने वाला, सुन लो।
फरवरी तो क्या है, फरवरी हो, बजट पास हो उसके लास्ट में, क्या पास हो, बजट पास हो, तो इंतजार करो किसका, फरवरी का। पहले देखो फरवरी तक तुम टिक भी जाओगे नहीं यहाँ, ठीक क्योंकि मेरा मेरा इरादा कहीं भी लंबे समय तक टिकने का नहीं होता। तो मैं कौन किधर आऊँगा, एफडीआई में, एफपीआई में? अच्छा ठीक, एक साल तो ज़्यादा होगा मुझे, एक साल से ज़्यादा होगा, ठीक। तो मैं शॉर्ट टर्म्स वाले में आऊँगा या लॉन्ग टर्म्स वाले में आऊँगा? तो मेरे पर तुम कौन सा टैक्स लगाओगे, कितने % टैक्स लगाओगे तुम मेरे ऊपर? 10% टैक्स लगाओगे। अब सरकार ने इनका भी इनके ऊपर भी शिकंजा कसना चाहा, अगर अच्छा तुम भी बहुत पैसा कमा कर ले जा रहे, कहाँ जा रहे जी, बाहर जाना था जी, क्यों, हमारा तो मन नहीं लगा जी, मन दी आने वाली, ऐसे हो। इन तो पूछा क्यों, कहाँ जा रहे जी, बाहर जाना जी, क्यों जाना, मन दिया आ रही जी, किसने बताया जी, जब अमेरिका में मन दिया हो तो सब में मन दिया जा जी, अच्छा क्यों, किसने बताया जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, अच्छा किसने पढ़ाई जी, सोनू सर ने पढ़ाई थी जी, अच्छा क्या कहा था, ये बताया था कि सारे के सारे अमेरिका पर निर्भर है, और एक उदाहरण दिया था, जब ना बुखार उसे हो, क्या कहते हैं उसे, जुकाम उसे हो ना अमेरिका को, तो छींक पूरे की पूरी दुनिया का हुआ जी, ये पढ़ा था, अच्छा कैसे पता लगा जी, रूस यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है जी, तो हम तो अपना पैसा निकाल कर गोल्ड में जा रहे हैं, अच्छा जा रहे, एक काम करो, बहुत हो ले तुम्हारा ये, अरुण जेटली ने पता क्या कहा, टैक्स दो, क्या दो जी, इन्होंने कहा जी, क्या बदतमीजी जी, ये क्या बदतमीजी जी, अब बदतमीजी कुछ नहीं है, अब टैक्स दो चुपचाप, आ जाओ। अब बताओ शॉर्ट टर्म्स वालों के लिए टैक्स कितना होगा, तो लोग जो शॉर्ट टर्म्स वाले होंगे इनके लिए टैक्स कितना होगा, इनका थोड़ा कम होगा, तुम्हारा क्या मानना, इनके पास जो इनका जो टैक्स होगा इन तो थोड़ा कम होगा लॉन्ग टर्म वालों तो, लेकिन तुम्हें जानकारी नहीं होगी दोनों के लिए टैक्स सेम, हाँ दोनों के लिए टैक्स क्या है, सेम। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, ठीक, इतनी बात बताओ समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, दोनों के लिए टैक्स सेम होगा, याद रखना बात यह। अच्छा हम भी तो बेनिफिट कमाते होंगे, अगर हमें भी नहीं शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे तो टैक्स तो हमारे भी लिए होगा, हमारे लिए भी टैक्स सेम हो, 15% उनके लिए, 15% हमारे लिए, 15% उनके लिए, 15% हमारे लिए। ये टैक्स पर देख रेट, ये रेट बदलता रहता है 10% वाला, इसे देख रेट पढ़ लेना, इसे अपडेट कर लेना। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, ठीक। लेकिन एक बात बताऊं तुम, इंपॉर्टेंट बात सुन लो, फिर अगली बार हम यहीं पे बात प्रारंभ करेंगे। बस ये मुझे ये बता दो, जो एफपीआई वाले अब इनके लिए जो रेट हो रखा है वो हो रखा है 15%, कितना प्रतिशत, चाहे तुम शॉर्ट टर्म सारे चाहे लॉन्ग टर्म सारे, चाहे तुम शॉर्ट टर्म सारे चाहे लॉन्ग टर्म सारे 15% टैक्स दो भारत के अंदर, जब पैसा निकाल के ले जाइए, बदतमीजी बंद करो यार। बात समझ में आई है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ रही बात है, ठीक। कितने प्रतिशत टैक्स देना होगा, 15% टैक्स देना होगा जब भारत के अंदर पैसा निकाल के जब लेके जाइए। लेकिन इसके दो अपवाद, दो एरर, दो त्रुटियां, दो गलतियां। नंबर फर्स्ट, दो अपवाद क्या है, नंबर फर्स्ट देखो, नंबर पहला अपवाद बता क्या है इसका, सिंगापुर। अगर तुम सिंगापुर रूट को फॉलो करोगे ना, सिंगापुर रूट को फॉलो करोगे, सिंगापुर मेरी फेवरेट जगह, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है, मैं जाऊंगा यहाँ घूमने, बचपन का सपना मेरा। दूसरे नंबर पर जाओ, मॉरिशस रूट, हाँ मुझे यहाँ मीटिंग करनी चाहिए। मॉरिशस रूट, अगर सिंगापुर रूट को और मॉरिशस रूट को फॉलो करोगे ना तुम, तो तुम पर टैक्स लगेगा 0%। ये भारत के बहुत अच्छे दोस्त है, 15% देने की जरूरत नहीं है। अब ये एफपीआई वाले कितने खतरनाक निकले, ये पता क्या करोगे, जा अपना टैक्स बचाने के लिए सीधे जाकर बैठेंगे मॉरिशस में जाकर बैठेंगे, वहीं जमीन खरीदेंगे, वहीं की जमीन लेंगे, कागजात लेंगे, वहीं लैपटॉप लेकर बैठेंगे और वहां तो पैसा लगाएंगे। जब वहाँ मॉरिशस रूट फॉलो करेंगे और ये यहाँ के फिर भारत की बात पैसा डाल लेंगे, पैसा कमा कर ले जाएंगे, टैक्स तो बच जाएंगे। ये चोरी कर रहे हैं यहाँ से, तमीज नहीं आई है, भारत सरकार को तमीज नहीं आई, ऐसा समझ। सिंगापुर रूट को फॉलो करेगा और मॉरिशस रूट को फॉलो करेगा। पता लगा कि मुझे तो इतनी भी खबर मिली, मॉरिशस की सरकार ने ना, जो भारत के विदेशी निवेशक, मॉरिशस का विकास कर दिया उन्होंने, यहाँ का भारत के मॉरिशस के अंदर आएगा एफपीआई वालों ने, वहाँ कंपनी बिजनेस सब खोल कर रख दिया। समझ नहीं बात है, मॉरिशस में लैपटॉप की डिमांड बढ़ेगी, तो बैठे बैठे लैपटॉप पे तो काम करना सारा, समझ नहीं बात है, ये तो काम करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग वहीं होती है बैठे बैठे। मॉरिशस रूट फॉलो करते हैं और भारत की मार्केट को अस्थिर बना कर रख दिया और टैक्स बचाते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं।
तो तुम बताओ भारत सरकार को यहाँ कि इसे कदम उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? टैक्स तो बचने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे, एक प्रकार तो ये तो एक प्रकार की चोरी हो, ठीक। लेकिन इनका मानना पता क्या है, इनका मानना कि हम तो मॉरिशस रूट फॉलो कर रहे हैं और सिंगापुर रूट फॉलो। मॉरिशस और सिंगापुर भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन पर टैक्स हमने इसलिए जीरो होगा, तुम्हारा कोई भी निवेशक आगा ना, तुम्हारा कोई भी निवेशक आगा तो भारत के अंदर आगा, तुम छूट देंगे। सिंगापुर ने कहा ठीक है, मॉरिशस ने कहा ठीक है, इससे बढ़िया क्या बात है, तुम भारत के दोस्त हो। अब कोई बाहर का, ये पाकिस्तान का व्यक्ति, पाकिस्तान का व्यक्ति अफजल खान है, कोई अफजल खान, ये अफजल खान सिंगापुर में जाएगा, सिंगापुर में नहीं गया मॉरिशस में जाएगा, मॉरिशस में इसका कोई अब्दुल नाम का व्यक्ति रहा, अब्दुल नाम का ऐसे समझो, उसके साथ कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करने के बाद उसके बाद में क्या कि यार मुझे तो ही रहना तेरे पास मॉरिशस में, ये नहीं पता ये शॉर्ट टर्म उद्देश्य के लिए आया आज, ताकि भारत के अंदर यहाँ बेनिफिट कमा सका, इसको सारा पैसा बच जाएगा, 15% टैक्स भी बच जाएगा, कम मार्केट में पैसा भी कमा लेगा, भारत की शेयर मार्केट में पैसा भी निकाल लेगा, अपने देश पाकिस्तान में वापस ही पहुंच जाएगा और सारा सारा बेनिफिट हो जाएगा। तो अब ये मॉरिशस रूट भारत के लिए सरदर्दी बना हुआ वर्तमान समय में, और सिंगापुर रूट भी भारत के लिए सरदर्दी बना हुआ। भारत सरकार को यहाँ कदम उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? यस और नो? मुझे लगा भारत सरकार ने मेरे पुराने लेक्चर देख लिए थे, आए समझ में, ठीक देख लिया था, तो भारत सरकार ने यहाँ कदम उठाने की कोशिश करी है। अब सरकार पता क्या कहती है, सरकार ने नियम कानून बहुत कड़े कर दिए, अब वो क्या करा क्या नहीं करा अगली क्लास में वही डिस्कस करना कि सरकार ने इन तो बचने के लिए करा क्या है। अभी ना मन नहीं करनी, अब तो ये थोड़ा क्या था कि एक बार तो हमने किसी से वादा कर लिया चलो हमें शादी कर लूँगा, और दूसरी बार में कह रहे हैं ना मेरे बस की बात नहीं है, ये तो दिल पे जोर पड़ेगा ना, कठिनाई पैदा हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इसलिए नहीं करना चाहिए ना। एक बार जो वादा कर लिया तो कर दिया, वादा तो टूट जाता है। बात समझ में आई? क्या करना, कल क्या समझना हो, मॉरिशस रूट और सिंगापुर रूट समझना हो, क्या कदम अपनाए गए, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई? कोई प्रॉब्लम?